रिकॉर्डिंग शुरू है। अच्छा ठीक है, तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है ड्रग यूज इन हाइपरटेंशन वो शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए वेट कर लें या शुरू करें? स्टार्ट कर दें, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, हर जगह अपलोड कर दिया जाएगा। सही है, चलें। तो हाइपरटेंशन अब हम शुरू करते हैं। हम थोड़ा साथ साथ जो है वो रीड करते जाएंगे और साथ साथ जो भी कोई क्वेरीज हुई वो क्या कहते हैं सॉल्व करते जाएंगे। और एक चैप्टर हमने वो डे का रखा हुआ है, तो जैसे एक चैप्टर खत्म होगा फिर हम एमसीक्यूज करेंगे और लिपिन से भी एमसीक्यूज वगैरह जो है वो कोशिश करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन जो है वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर सेवरल पोटेंशियल लीथल कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। काफ़ी कार्डिक फेलियर्स वगैरह जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से जो होते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, एमआई हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और स्ट्रोक वगैरह जो है वो क्या कहते हैं हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हमारे पास एक्टिव प्रिवेंशन की जाए और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की जाए। और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 120 बट लेस देन 130, यानी 120 और 130 के दरमियान जो है वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, 120 से नीचे नीचे तो नॉर्मल है, लेकिन 120 से 130 तक जो है वो एलिवेटेड है। और इक्वल और ग्रेटर देन 130 बट लेस देन 140 इज कंसिडर्ड स्टेज 1 हाइपरटेंसिव। यानी दोबारा अगर हम एक दफ़ा बोलें, 120 से जो है वो 130 तक जो है वो एलिवेटेड है। और 130 से भी अगर ऊपर जाएगा तो वो हमारे पास स्टेज 1 हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी ग्रेडिंग है। ठीक है, और अगर 140 से भी ऊपर जाएगा तो हमारे पास स्टेज 2 हो जाएगा। 120 से 130 एलिवेटेड, 130 से 140 जो है स्टेज 1, 140 से भी ऊपर जाता है तो वो हमारे पास स्टेज 2 हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडिंग है हाइपरटेंशन की। अच्छा, अब हम जाते हैं नीचे। तो इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नाउ कंसिडर्ड एट लीस्ट एज इंपॉर्टेंट एज डायस्टोलिक। तो वो कहते हैं कि पहले सिस्टोलिक प्रेशर को इतना वेटेज नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जितना डायस्टोलिक की एलिवेशन की वेटेज है उतनी ही सिस्टोलिक की भी वेटेज है। ठीक है, बोथ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन आर डिजर्विंग ऑफ ट्रीटमेंट इन मोस्ट पेशेंट एंड द गाइडलाइंस अर्ज द कॉज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस आल्सो बी कंसिडर्ड। तो वो कहते हैं कि जो हमारे पास हाइपरटेंशन का पेशेंट है, चाहे स्टेज 1 का है और स्टेज 2 का है, वो उसको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, मैनी ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन मोस्ट ब्लड प्रेशर पेशेंट एंड कैन नाउ बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। यानी अब ब्लड प्रेशर इजीली कंट्रोल किया जा सकता है विद मिनिमल एडवर्स इफेक्ट। यानी कुछ एंटी हाइपरटेंसिव हैं वो हम पढ़ेंगे, उनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक बगैर एडवर्स इफेक्ट के हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एडवर्स एंटी हाइपरटेंसिव आर ऑर्गेनाइज अराउंड अ क्लिनिकल इंडिकेशन दैट नीड टू ट्रीट द डिजीज रेदर देन अ सिंगल रिसेप्टर टाइप। यानी जो हमने हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनको हमने क्या कहते हैं जो क्लासिफाई किया है वो बेस ऑफ इंडिकेशन किया है, बजाय इसके कि हम लोग रिसेप्टर टाइप के तौर पे करें हम लोग उसको क्लासिफाई। अच्छा, द ड्रग्स कवर्ड इन द यूनिट हैव वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग डायूरेसिस। यानी जो डायूरेटिक्स ड्रग है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायूरेसिस होगा। सिंपैथोप्लीजिक जो हम ये इस तरह पढ़ेंगे उनका सिंपैथोप्लीजिक एक्शन होगा। ठीक है, और वेजोडाइलेशन जो है वो वेजोडाइलेटर्स करेंगे, ये हमारे पास वेजोडाइलेटर्स हैं। डायूरेटिक्स का काम डायूरेसिस, सिंपैथोप्लीजिस का सिंपैथोप्लीजिया, वेजोडाइलेटर्स का वेजोडाइलेशन। ठीक है, और एंटेगनिज्म ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो ये दो करते हैं। ये जो हमारे पास एंजियोटेंसिन एंटेगनिस्ट हैं और रेनिन इनहिबिटर्स हैं, ये दो क्या करते हैं, ये हमारे पास रास सिस्टम जो है RAAS सिस्टम उसको जो होता है वो एंटेगनाइज करते हैं। अच्छा, अब हम ये ड्रग्स एक नज़र देख लेते हैं, फिर हमने इसको डिटेल में करना भी है। तो सबसे पहले हम लोग इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी थोड़ा साथ साथ हम लोग करते जाएंगे कि क्या क्या होता है। तो डायूरेटिक्स सबसे पहले जो है इनमें दो टाइप्स आ जाती हैं, लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। डायूरेटिक्स का काम है डायूरेसिस कराना। डाई का मतलब है वाटर, और यूरेटिक्स का मतलब है जो यूरिसिस कराते हैं, यानी यूरिन की आउटपुट कराते हैं। तो जो वाटर की मतलब आउटपुट इंक्रीज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं डायूरेटिक्स। इसी तरह एक ड्रग्स होते हैं जिनका नाम होता है नेट्री यूरेटिक्स। नेट्री यूरेटिक्स जो है वो नेट्री का मतलब है सोडियम, तो सोडियम की जो यूरिसिस कराते हैं उन्हें कहते हैं नेट्री यूरेटिक्स। ठीक है, तो इसी तरह पोटेशियम के कैलियो यूरेटिक्स, इस तरह डिफरेंट नाम होते हैं। ठीक है। अच्छा, सिंपैथोप्लीजिक्स क्या होते हैं? अब सिंपैथोप्लीजिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, चाहे वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर हो गए, चाहे वो नर्व टर्मिनल्स हो गए, चाहे वो गैंग्लियन ब्लॉकर्स हो गए, चाहे वो CNS पूरा जो सिंपैथेटिक फ्लो है उसको CN जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक फ्लो है उसको इनहिबिट करने वाले हो गए। अच्छा, अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो ब्लॉकर्स है ना, उसके जो अल्फा वाले हैं उनके मोस्टली एंड पे आता है SIN।
ठीक है। तो प्रेजोसिन, ठीक है, जिस तरह हो गया। और बीटा ब्लॉकर्स के यूजली नेम के एंड पे आता है LOL, लॉल, ठीक है। तो प्रोपेरानोल, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ड्रग्स होते हैं, ठीक है। जो नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स हैं वो ग्वेनेथिडीन और इजरपिन है। ये हमारे पास थोड़ा याद करने वाले नाम है, क्योंकि ये इतना रिपीट नहीं होंगे और इंपॉर्टेंट भी है। और गैंग्लियन ब्लॉकर में हेक्सामेथोनियम में एक ही ड्रग का नाम याद करना है। और CNS सिंपैथेटिक फ्लो में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोनिडीन। ये आगे MCQs में भी काफ़ी आता है। तो ये क्लोनिडीन जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग है। अच्छा, अब वेजोडाइलेटर्स में ओल्ड वेजोडाइलेटर्स हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी जो होते हैं ना वो भी एज वेजोडाइलेटर एक्ट करते हैं। अब वो किस तरह करते हैं कि हमारे पास वो हम लोग डिटेल शायद नीचे होगी तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, वरना हम एंड पे इस टेबल पे वापस आएंगे और सारा डिस्कस कर लेंगे। और फिर पारेंटल वेजोडाइलेटर्स हैं जो हमारे पास पारेंटली इंटरवीनियसली जाते हैं और वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं, जिसमें नाइट्रोपोसाइड आ जाता है। और रिसेप्टर एंजियोटेंसिन एंटेगनिस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं? एस इनहिबिटर्स। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, उसको जो इनहिबिट करते हैं उस एंजाइम को, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें तो एंजियोटेंसिन 1 होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है 2 में, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये मोस्ट पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है। जब ये पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो एट द एंड हाइपरटेंशन होगी। तो अगर हम इसको कन्वर्ट ही ना होने दें, जो एंजाइम एस इनहिबिटर, एस एंजाइम जो इसको 1 से 2 में कन्वर्ट करता है, अगर हम उसको इनहिबिट कर दें तो क्या होगा कि हमारे पास एट द एंड एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं प्रोड्यूस होगा, और क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो एस इनहिबिटर्स जो है वो इस तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिनके एंड पे ना लोसार्टन आता है, वेल सार्टन आता है। तो सार्टन का लफ्ज जो होता है ना वो इनके एंड पे आता है। और एस इनहिबिटर्स के मोस्टली एंड पे प्रिल आता है। तो ये है, ठीक है। इसके अलावा रेनिन इनहिबिटर्स बहुत ही थोड़े होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही थोड़े पढ़ेंगे, जिसमें एलसी कैरेन आता है, ठीक है। तो ये हम एंड पे इस टेबल पे इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो अब हम क्या कहते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है। बैरो का मतलब प्रेशर है, और रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर के थ्रू होता है, और ये रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। ये ऑटोनोमिक मैकेनिज्म है, यानी हम इसको सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोनोमिकली कंट्रोल होता है, ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर की होम्योस्टेसिस या ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर हम ड्रॉ करें तो यानी हमारे पास कैरोटिड साइनस होता है, यानी कैरोटिड फॉर्क जहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अयोर्टा जो होती है वो दो अयोर्टा अगर हम बनाएं तो अयोर्टा जो है वो हमारे पास दो कैरोटिड आर्टरीज में जो होता है वो तकसीम होती है, ठीक है। फिर वो कॉमन कैरोटिड होती है, फिर कॉमन कैरोटिड इंटरनल बनती है और एक्सटर्नल बनती है, और इनके दरमियान जो होता है ना इधर कैरोटिड साइनस प्रेजेंट होता है और कैरोटिड बॉडी भी होती है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास इधर से इनपुट जाती है, यानी ब्लड इधर से आ रहा है तो इधर से इनपुट जाएगी, किधर जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास इधर लिखा है कि हमारे पास जाती है वेजो मोटर सेंटर के पास। तो वेजो मोटर सेंटर जो ब्रेन में प्रेजेंट है उसके पास जाती है। और फिर वेजो मोटर सेंटर जो है वो हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ब्लड प्रेशर लो है, उसने ब्लड प्रेशर लो सेंड किया, वेजो मोटर सेंटर को लो इनपुट गई, ठीक है। वो वेजो मोटर सेंटर जो है वो फिर सिंपैथेटिक के थ्रू इनपुट भेजेगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो है तो ब्लड प्रेशर को हाई करो, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो लो करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू आएगा। तो क्या होता है कि हमारे पास, अब हम इसको क्लियर करते हैं, तो ये हमारे वाला पास काइंडली आप इनपुट जो है रिपीट कर वो देना जाती है। कि कैरोटिड साइनस वाला थोड़ा सा अच्छा। रिपीट कर दो। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि कैरोटिड साइनस जो है वो मेन बॉडी होती है, ठीक है। इसको इनपुट जाती है सेंसरी फ्रॉम कैरोटिड साइनस, ठीक है। और मतलब वेजोमोटर सेंटर दरमियान में प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसको इनपुट कहाँ से आती है? कैरोटिड साइनस और एओर्टा से, ठीक है, जहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वो आउटपुट किस तरह भेजता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के थ्रू या सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू। अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो सिंपैथेटिक के थ्रू भेजेगा, अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू भेजेगा। तो ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, एक पूरा रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जो ऑटोनोमिकली रेगुलेट होता है। अच्छा जी, तो अब जाते हैं कैटेकोल अमीन रीअपटेक पंप की तरफ। तो ये क्या होता है कि नर्व टर्मिनल ट्रांसपोर्टर होता है। सबसे पहले नर्व टर्मिनल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये नर्व टर्मिनल है, फॉर एग्जांपल ये नर्व, एक नर्व है, ये दूसरी नर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीच में कनेक्शन होता है, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जो है वो इसके थ्रू जो है एक नर्व टर्मिनल से दूसरे नर्व टर्मिनल पे जाते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने नॉर एपिनेफ्रिन बना ली, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसने वापस भी नर्व टर्मिनल के अंदर जाना होता है। तो वो जो मैकेनिज्म फॉलो करती है वो होती है कैटेकोलामीन रीअपटेक पंप के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कैटेकोलामीन, जिसमें कैटेकोलामीन क्या होती है, नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन, उनको रीअपटेक करता है। तो यहाँ पे एक पंप होता है जिसको कहते हैं कैटेकोलामीन रीअपटेक पंप ना, ठीक है। तो वो हमारे पास पंप के थ्रू जो होता है वापस जाती है। तो हम पढ़ भी लेते हैं नर्व टर्मिनल ट्रांसपोर्टर
रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग नॉरएपिनेफ्रिन आफ्टर रिलीज इनटू साइनैप्स। साइनैप्स में रिलीज होने के बाद, जिस तरह ये साइनैप्स में रिलीज हुई थी, तो नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक करने के लिए नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर होता है, नेट जिसे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका यहाँ पे ऑटो ये नेट है हमारे इनिबिशन पास, वाला ठीक है। जो है फैक्टर अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जिससे पीछे जाके ऑटो इनिबिट होता है, वो इसके अलावा है ना, जी इस जी जी। ट्रांसपोर्टर के अलावा? वो नहीं नहीं, वो ये नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो ये नहीं है। वो दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं, वो यानी यहाँ पे नर्व टर्मिनल, प्री गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल पे अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या कहते हैं ना, वहाँ पे जाके वो बाइंड करता है और फिर क्या कहते हैं, वो इनकी रिलीज को इनहिबिट करता है, वो ये रीअपटेक से उसका ताल्लुक नहीं है। तो अच्छा, अब हम आगे जाते हम्म। हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, तो अब सेकंड पे हमारे पास कैटेकोलामीन वेजिकल पंप। अच्छा, इसके लिए भी हम एक दफ़ा जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नर्व टर्मिनल है हमारे पास, ठीक है। अब ना क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन ये नहीं होता कि यानी आती जा रही है और रिलीज होती जा रही है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना, वो वेजिकल्स में स्टोर होती है। तो अब वेजिकल में स्टोर करने के लिए भी ना एक पंप होता है नॉरएपिनेफ्रिन के लिए, वो होता है कैटेकोलामीन वेजिकल पंप, ठीक है। तो वो इसको कैटेकोलामीन को वेजिकल में स्टोर कर देता है, तो इसे कहते हैं कैटेकोलामीन वेजिकल पंप। तो ये क्या होता है, स्टोरेज वेजिकल ट्रांसपोर्टर दैट पंप्स कैटेकोलामीन फ्रॉम न्यूरोनल साइटोप्लाज्म, यानी न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म से इनटू स्टोरेज वेजिकल कॉल्ड वेजिकल मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये दो हमने ट्रांसपोर्टर पढ़ लिए, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर जो हमारे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट था, और हमारे पास वेजिकल मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर जो हमारे पास वेजिकल्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये याद रखने वाले, मोनो वेजिकल मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर। अच्छा, अब एंड ऑर्गन डैमेज किसे कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई वेस्कुलर डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो वो डैमेज जो होता है वो हार्ट, किडनी, रेटिना या ब्रेन में जो हमारे पास डिमिनिश फ्यूजन करता है और उसका इम्पेयर्ड फंक्शन करता है उसे, या उसको डैमेज करता है, यानी ब्लड का लॉस या वेस्कुलर डैमेज अगर हमारे पास किसी ऑर्गन को अफेक्ट करे, तो वो हमारे पास एंड ऑर्गन डैमेज कराता है। और एंड ऑर्गन डैमेज में हार्ट, किडनी, रेटिना और ब्रेन आ जाते हैं, ठीक है। ये है। अच्छा, अब एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या है। इनको अच्छा, एंड ऑर्गन क्यों हम कहते अब हैं? कि इनकी कोई नर्व सप्लाई नहीं होती एंड बाद में अगर ये कंप्रोमाइज हो जाए इनकी आर्टियल सप्लाई, नहीं आई मीन? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये एंड पे होते हैं ना, एंड्स पे होते हैं ना, तो इस वजह से ना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मतलब ठीक। ब्लड सप्लाई इनको पहुंच रही होती है, और इनको मतलब यूजुअली जो है ना, वो कुछ ही मतलब जो स्पेसिफिक जो है ना वेसल सप्लाई करती हैं, तो अगर वो डैमेज हो जाए तो कोलेटरल इस तरह सच नहीं बन पाते, तो इस वजह से जो है ठीक ना है। वो इनको एंड ऑर्गन डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो अब एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपरटेंशन ऑफ अननोन एटियोलॉजी, जिस हाइपरटेंशन का हमें पता नहीं है कि किस वजह से है ना, या प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जिन्हें शुरू से होती है हाइपरटेंशन, ठीक है, तो वो उसे हम लोग कहते हैं जिसका कोई कॉज पता नहीं होता किस वजह से है, उसे कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब इसी के मुकाबले में सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है, ये है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कॉज बाय डायग्नोजेबल एबनॉर्मेलिटी, यानी फॉर एग्जांपल किसी की आयोर्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, ठीक है, आयोर्टा किसी का कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, तो अब वो उसको वैसी उस वजह से, एक वजह से जो है ना हाइपरटेंशन होगी। तो या रीनल आर्टरी स्टेनोज हो गई है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि रीनल आर्टरी स्टेनोज होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास वो परफ्यूजन कम होती है किडनी को, और किडनी समझती है कि ब्लड प्रेशर लो आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर लो आने की वजह से वो रेनिन रिलीज कर देती है और फिर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो इस वजह से भी ना हाइपरटेंशन हो सकती है। एड्रेनल ट्यूमर की वजह से हो सकती है, कोई बहुत ही ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन सिक्रीट कर रहा है, तो उस वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाती है। तो ये कंपेयर एसेंशियल हाइपरटेंशन उन्होंने यहाँ पे भी लिखा है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब फॉल्स ट्रांसमीटर की तरफ जाते हैं, या सूडो ट्रांसमीटर जैसे कहते हैं ना, ठीक है। सब्सटेंस फॉर एग्जांपल ऑक्टोपमीन stored in vesicles and released into synaptic cleft but lacking the effectiveness in true transmitter। अब क्या होता है कि ये हमारे पास नर्व टर्मिनल है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑक्टापामीन जो है हमारे पास, ऑक्टापामीन जो है वो क्या होता है कि वो भी इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन का पाथवे फॉलो करती है कि आती है और हमारे पास रिलीज होती है, लेकिन अब क्या है, इसकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो नॉरएपिनेफ्रिन के मुकाबले बहुत ही कम है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास हम लोग इसको सूडो ट्रांसमीटर्स को यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो 100 इफेक्ट कॉज करती है, तो ऑक्टापामीन 50 कॉज करेगी, ठीक है। तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन का कम होगा इफेक्ट, तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन कम होगी और हाइपरटेंशन भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज किन्हें कहते हैं, या मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, वो है एन एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ स्वे, एक मिनट इसको पहले हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो एन एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ स्वेयर हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद राइजिंग ब्लड प्रेशर एंड रैपिडली प्रोग्रेसिंग डैमेज टू ब्लड प्रेशर। इमरजेंसी कब होगी, जब हमारे पास स्वेयर हाइपरटेंशन भी है और ब्लड प्रेशर भी राइज हो रहा है, और इसी के साथ साथ डैमेज ऑफ वेसल्स एंड ऑर्गन्स भी शुरू हो गया है, ठीक है। ये डैमेज टू वेसल्स एंड ऑर्गन्स मेन चीज है कि ब्लड प्रेशर तो नॉर्मली राइज होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी वजह से डैमेज टू वेसल्स और एंड ऑर्गन्स कॉज होने लग गया है, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अच्छा, और जाहिर सी बात है एंड ऑर्गन हमने पढ़े थे जिस तरह किडनी वगैरह थे, तो उसमें क्या होगा कि रीनल डैमेज
या ब्रेन में एंसेफेलोपैथी हो जाएगी, रेटिना में रेटिनल हेमरेज हो जाएगी, हार्ट में एंजाइना हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, एमआई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज कहलाती हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन क्या होती है कि हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन ही है, हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन ऑन, यानी एक बंदा अगर खड़ा होता है या पोस्चर चेंज करता है तो उस मतलब खड़ा कूलिंग ऑफ पोस्चर चेंज ब्लड होने से जिसमें मुराद ये है होती कि है। अगर बैठा हुआ है, बैठा है तो वो खड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर हाइपोटेंशन हो जाए तो उसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। इसकी डिटेल में अभी नहीं जाते। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर। अच्छा, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर क्या है कि हमारे पास ड्रग्स दैट ब्लॉक द ट्रांसमिशन बाय एक्शन इन द टर्मिनल ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स। ठीक है, यानी एक क्या होती है, एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती है और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होती है। अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक पे जाके एक्ट करेगा तो वो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व ब्लॉकर होगा, सिंपल है। रीबाउंड हाइपरटेंशन क्या है कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यूजुअली अबव प्री ट्रीटमेंट लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इफेक्ट। ठीक है, यानी अब क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नर्व टर्मिनल है, ये हमारे पास दूसरा नर्व टर्मिनल है। अब ना एक ड्रग थी, उसने क्या किया, वो ना एक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। फॉर एग्जांपल ये एक रिसेप्टर था, इसने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी वजह से ना सेंसिटिविटी डेवलप होने शुरू हो जाती है, यानी और रिसेप्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और रिसेप्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं रीच कर पा रहे। ठीक है, तो सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है मेम्ब्रेन। तो अब हम अगर इस एंटी हाइपरटेंसिव को खत्म कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस एंटी हाइपरटेंसिव का इफेक्ट खत्म कर दें, तो क्या होगा कि रिसेप्टर तो उतने ही होंगे, लेकिन अब जब एंटी हाइपरटेंसिव का इफेक्ट खत्म है तो क्या होगा कि ब्लॉकेज क्योंकि नहीं हुई हुई और ज्यादा रिसेप्टर हैं, तो इस वजह से जो हाइपरटेंशन हो जाएगी उसे कहते हैं रीबाउंड हाइपरटेंशन। यानी ऐसी हाइपरटेंशन जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मतलब खत्म करने की वजह से या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को छोड़ने की वजह से होती है, उससे क्या कहते हैं, रीबाउंड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये हो गया। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्या होता है, टैकीकार्डिया रिजल्टिंग फ्रॉम लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो हार्ट समझता है कि मैं सही काम नहीं कर रहा, तो हार्ट जो है ना वो तेजी से धड़कने लग जाता है, तो इसे कहते हैं कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो ये हो गया। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये होती है कि वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा, स्टेप्ड केयर प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ ड्रग्स टू एंटी हाइपरटेंसिव रेजिमेन स्टार्टिंग विद वन, यानी हम शुरू यूजुअली डाययूरेटिक से करते हैं, एंड एडिंग इन अ स्टेप वाइज फैशन जो है इसे कहते हैं स्टेप्ड केयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेप फैशन में एंजियोटेंसिन इनहिबिटर डालते हैं, फिर हम सिम्पैथोलिटिक डालते हैं, वेसोडाइलेटर डालते हैं, यानी एक कंबाइंड रेजिम हम बना लेते हैं कि हम लोग पहले हाइपर खाली डाययूरेटिक देते हैं, फिर डाययूरेटिक के साथ बाकी चीज़ें ऐड करते रहते हैं। सिम्पैथोलिटिक या सिम्पैथोप्लेजिक जो रिड्यूस इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपल है। अच्छा, अब हम कहाँ पे थे, अगर हम जाएं वापस तो हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, मेनी ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन मोस्ट पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर कैन नाउ बी कंट्रोल इफेक्टिवली, एंड वो हमने हमने पढ़ लिया था। ये भी हो गया था हमारे पास। अच्छा, अब हम ये पढ़ते हैं कि लेस देन 20% ऑफ केसेस ऑफ हाइपरटेंशन आर ड्यू टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी मेनली जो होते हैं ना वो प्राइमरी हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, और लेस देन 20% जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। और फिर उसको क्लियरली डिफाइन जब कर लिया जाता है तो वो करेक्ट भी हो जाते हैं। This type of hypertension is associated with pheochromocytoma, for example pheochromocytoma की वजह से हो रहा है, यानी कि ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है, तो वो क्या करता है, वो काफ़ी ज़्यादा नोरेपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, तो उसको हम ट्रीट कर लेंगे, सर्जिकल रिमूवल कर लिया, कोएक्शन ऑफ एओर्टा आ गई उसको फिक्स कर लिया, रीनल वेस्कुलर डिजीज हो गई कोई, यानी हम लोग इन चीज़ों को क्या करते हैं, हम लोग फिक्स कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट मौजूद है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट केसेज ऑफ हाइपरटेंशन आर इडियोपैथिक, यानी इडियोपैथिक का मतलब है जिनका कॉज हमें नहीं पता, जो हमने पढ़ा है प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहलाती हैं। अच्छा, स्ट्रेटजीज फॉर ट्रीटिंग इडियोपैथिक हाइपरटेंशन आर बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, यानी जो इनकी स्ट्रेटजीज हैं इडियोपैथिक या प्राइमरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने की, वो डिटरमिन करती हैं आर्टीरियल प्रेशर पे कितना रेज है कितना लो है। ठीक है, उस पर जो है ना हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो दी स्ट्रेटजीज इंक्लूड रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो रेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक है। ठीक है, अब रेज होने की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन ज्यादा होगी, तो हम लोग अगर इसको रिड्यूस कर लें तो क्या हो जाएगा कि हाइपरटेंशन ये होती है ना कि यानी जो हमारे पास हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ये होता है, जो ब्लड जो है वो वेसल्स पे प्रेशर डाल रहा होता है, तो अगर हम इसको किसी तरह रिड्यूस कर लें तो क्या होगा कि हमारे पास हाइपरटेंशन भी कंट्रोल हो जाएगी। सिंपैथेटिक इफेक्ट, अगर हम सिंपैथेटिक अफेक्ट को हम लोग कर लें, एक सेकंड, हाँ, तो अगर हम सिंपैथेटिक अफेक्ट्स को किसी तरह कंट्रोल कर लें, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम को रिड्यूस कर दें, तभी हमारे पास लो हो सकती है। वेस्कुलर स्मूथ मसल टेंशन, जाहिर सी बात है जो वेसल है उसके गिर्द स्मूथ मसल है, उनको अगर हम
रिलैक्स करवा दें तो क्या होगा, वेसल भी नॉर्मल हो जाएगी, तो हमारे पास वेसल जो है वो भी नॉर्मेलिटी की तरफ चले जाएगी, तो उससे भी हमारे पास हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाएगी। एंजियोटेंसिन का भी हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या ए सिनेप्टर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग किस तरह वो अचीव करते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इन प्राइमरी हाइपरटेंशन द बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स एंड द रेनिन रिस्पॉन्स आर रीसेट टू मेंटेन द हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास हम लो करने की कोशिश करते हैं ब्लड प्रेशर, हम जो है वो ब्लड प्रेशर लो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है ना वो वेजोमोटर सेंटर को बोलता है कि भाई लो हो गया ब्लड प्रेशर, आप और हाई करो और हाई करो, तो हम लोग उधर से हम लो करते जा रहे हैं, उधर से जो वेजोमोटर सेंटर है वो हमारे पास हाई करता जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है जो हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन में देखा जाता है। इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर लो करते हैं, किडनी को ब्लड कम जाने लग जाता है, किडनी जो होती है वो आगे से रेनिन रिलीज कर देती है कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हम हमें मतलब वो कंट्रोल ही नहीं करने देती है ना, ठीक है, और ये रीसेट कर देते हैं टू मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो वो हमारा जो इफेक्ट है वो रीसेट हो जाता है। अब एज अ रिजल्ट दे रिस्पॉन्ड टू थेराप्यूटिकली लो ब्लड प्रेशर, यानी हम लो ब्लड प्रेशर करते हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं विद कंपनसेटरी हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, यानी हम उसको क्या कहते हैं कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो कंपनसेटरी हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स आगे से कर देती है, ठीक है, तो और वो विच में बी सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब एज इंडिकेटेड इन फिगर 11.1, तो अगर फिगर 11.1 अगर हम खोलें ये है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन है, ठीक है, हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया, ठीक है, कंट्रोल में आ गया। अब उस लो ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारे पास सिंपैथेटिक फ्लो है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा कि वो इंक्रीज कर देगा अपना सिंपैथेटिक फ्लो, ठीक है, सिंपैथेटिक फ्लो इंक्रीज करेगा तो टैकीकार्डिया शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो तो हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है और टैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है, और क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी समझेगा कि ब्लड प्रेशर लो है और रेनिन सिक्रीट करने लग जाएगा, तो रेनिन सिक्रीट करेगा, रेनिन से क्या होती है, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जाएं तो क्या होता है कि यानी किडनी है, तो फॉर एग्जांपल ये किडनी है, ठीक है, ड्राइंग पे बहुत ही खराब है, तो क्या कहते हैं किडनी पे, अब क्या होता है किडनी पे ब्लड ब्लड जा रहा होता है, ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही किडनी को कम ब्लड मिलता है तो किडनी क्या करती है, आगे से रेनिन रिलीज करना शुरू कर देती है। रेनिन क्या करता है, रेनिन आगे से एक सेकेंड, रेनिन, ये किडनी रेनिन रिलीज करती है, रेनिन आगे से क्या करता है कि रेनिन सॉल्ट और वाटर रिटेंशन कराता है, रेनिन किडनी पे एक्ट करता है, यानी एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा कराता है, उसकी वजह से सॉल्ट ज्यादा रिटेन होता है और वाटर भी ज्यादा रिटेन होता है, तो किडनी पे इस तरह इफेक्ट होता है, यानी रेनिन जो है वो सॉल्ट और वाटर रिटेंशन ज्यादा करा देता है। अब उसकी वजह से एट द एंड क्या होता है कि हम लोग जिस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो वापस से इंक्रीज हो जाता है। तो अब इसका हल क्या होता है, अब हल ये है कि हमारे पास जो हमने ड्रग्स बताई थी पहले शुरू में हमने पढ़ी थी, हम उनका इस्तेमाल करें, ठीक है, हम यानी खाली एक थेरेपी ना दें, हम ज्यादा थेरेपी दें, यानी मोनो ड्रग थेरेपी ना दें, कंबाइंड थेरेपी दें, हम साथ ही उसको डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या करेंगे कि वो सॉल्ट और वाटर को रिटेंशन को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, डायूरेटिक इनहिबिटर्स जो हैं या एस इनहिबिटर्स जो हैं वो हमारे पास उसको इनहिबिट करेंगे, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन नहीं होगी, और क्या होगा कि हमारे पास सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाएगा। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर को रिलीज करवाते हैं ना, तो वो रिटेंशन को इनहिबिट करते हैं, रिलीज रिटेंशन का ऑपोजिट है ना, तो डायूरेटिक्स इस तरह काम कराते हैं। एस इनहिबिटर्स जो है वो जाहिर सी बात है वो एंजियोटेंसिन को क्या कहते हैं बनने नहीं देंगे, और एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है, इसी और टैकीकार्डिया को हम लो करने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये हार्ट है। अब हार्ट के ऊपर क्या होता है कि हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बीटा वन रिसेप्टर्स, ठीक है, बीटा वन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो मोस्टली हार्ट पे ही होते हैं, तो बीटा वन रिसेप्टर जो होते हैं ना वो हार्ट को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, यानी बीटा वन रिसेप्टर ज्यादा होंगे, मतलब की स्टिमुलेशन ज्यादा होगी तो हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स दे दें तो जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा था हमारे पास वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह हम लोग क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है उसको वापस वापस जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब हम वापस जाते हैं डायूरेटिक्स पे, अब हम आ गए। अच्छा, तो डायूरेटिक्स जो है उनका डिटेल जो है वो चैप्टर 15 में डिस्कस्ड है, लेकिन इधर जो है वो थोड़ा मेंशन किया गया है बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस इन हाइपरटेंशन। ये ड्रग जो होते हैं ये लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, ब्लड वॉल्यूम किस तरह रिड्यूस करेंगे कि सारा वाटर को लूज कर देंगे, वाटर लूज होगा तो ब्लड वॉल्यूम खुद ब खुद लूज हो जाएगा, ठीक है, और एंड प्रॉब्ली ऑल्सो हैव अ डायरेक्ट वास्कुलर इफेक्ट, यानी
डायूरेटिक्स को वेजोडाइलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब वो इनका एक्शन जो होता है वेसल्स पे होता है, लेकिन वो कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो डायूरेटिक्स जो होते हैं वो वेजोडाइलेटर्स भी होते हैं। खाली वो यानी डायूरेटिक्स के नाम पे नहीं जाना कि खाली वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे, बल्कि वो साथ साथ क्या करते हैं कि हमारे पास जो वेसल्स हैं उन पे एक्ट करके वेजोडाइलेशन भी कराते हैं। अच्छा, तो डायूरेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हाइपरटेंशन आर थायजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है, ये डायूरेटिक्स की टाइप है, ठीक है। ये एक्ट करते हैं हमारे पास, और लूप डायूरेटिक्स ये लूप टर्मिनल पे एक्ट करते हैं और हमारे पास क्या कहते हैं डायूरेसिस करवाते हैं। इनकी डिटेल हम जो है वो चैप्टर 15 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इनके नाम बस एक दफ़ा याद कर लेने हैं। तो मोस्टली के एंड पे थायजाइड आता है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोथायजाइड, ठीक है, या इसका बस नाम थोड़ा सा चेंज है कि क्लोरथेलिडोन, ठीक है। क्लोरथेलिडोन और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। अगर थायजाइड डायूरेटिक का पी ड्रग पूछा जाए या मेन ड्रग पूछा जाए थायजाइड डायूरेटिक का, तो वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, ठीक है। ये सबसे मेन ड्रग है। लूप डायूरेटिक में फ्यूरोसमाइड है, इसको नॉर्मली जो जिस नाम से जाना जाता है वो है लेसिक्स के नाम से, ठीक है। जो हॉस्पिटल्स में नाम इस्तेमाल होता है कि लेसिक्स दें या इस तरह, तो वो फ्यूरोसमाइड होती है, ठीक है। ये लूप पे एक्ट करती है। अच्छा, तो थायजाइड में भी एडिक्वेट इन माइल्ड एंड मॉडरेट हाइपरटेंशन, यानी माइल्ड और मॉडरेट में ये हमारे पास काम करती है। स्वेयर में हमारे पास हम इसको यूज नहीं करते। थायजाइड डायूरेटिक को हम लोग माइल्ड और मॉडरेट में यूज करते हैं, और लूप डायूरेटिक को जबकि हम लोग किस में यूज करते हैं, स्वेयर हाइपरटेंशन में। तो थायजाइड माइल्ड और मॉडरेट, और फिर लूप जो है वो हमारे पास स्वेयर में आ जाती है हमारे पास, ठीक है। पहले थायजाइड फिर लूप, ठीक है, इस तरह याद रखना है। तो यानी ऊपर जो है वो लूप होगी हमारे पास, और वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में भी हमारे पास यूज होती है। अच्छा, कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज टू ब्लड प्रेशर लोअरिंग बाय डायूरेटिक्स आर मिनिमल, ठीक है। यानी जिस तरह हमने कंपनसेटरी मैकेनिज्म पढ़े थे ना, ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि हम लोग ब्लड प्रेशर लो करते थे, कंपनसेशन में ये हो जाता था हमारे पास, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अगर डायूरेटिक्स यूज करेंगे तो हमारे पास कंपनसेशन जो है, जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर दोबारा से होगा, वो कम होती है, ठीक है। तो कंपनसेटरी इफेक्ट इसकी वजह से मिनिमल होता है। थायजाइड आर गिवन, जब थायजाइड दिए जाते हैं तो मैक्सिमल एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आता है, और बहुत ही लो डोजेस के साथ भी जो है ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास थायजाइड डायूरेटिक और लूप डायूरेटिक हो गए। अब हम बात करते हैं, ये पहले पढ़ लेते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ, ये वैसे ही एक स्किल कीपर क्वेश्चन है तो इसको छोड़ते हैं। तो सिंपैथोप्लेजिक्स पे आ जाते हैं, जो सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। सिंपैथोप्लेजिक ड्रग्स जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, और सिंपैथेटिक कंट्रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं। ये रिजल्ट करता है इन रिडक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एक तो वीनस टोन है, जो वेन्स है ना, उनको अगर जरी सी बात है सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कहते हैं नहीं उन पे एक्ट करेगा, तो वेन्स जो होंगी वो डायलेट करती जाएंगी। तो वेनस टोन पे इनका इफेक्ट होता है, हार्ट पे होता है, हमने पढ़ा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। अब बीटा रिसेप्टर्स काफी एक्शन करते हैं, एक तो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को इंक्रीज करते हैं, आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, ठीक है। इसके हार्ट रेट क्या कहलाता है, क्रोनोट्रोपिक एक्शन। क्रोनोट्रोपिक कहते हैं कि जो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं वो क्रोनोट्रोपिक ड्रग होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को जो इंक्रीज करता है वो हमारे पास आइनोट्रोपिक ड्रग होती है, ठीक है। इसी तरह कार्डियक आउटपुट को जो वो क्या कहते हैं इफेक्ट करते हैं, वो हमारे पास सिंपैथोप्लेजिक्स आ जाते हैं। एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है, आर्टरीज की। अगर हम इसको एक दफ़ा ड्रॉ कर लें, तो इस जगह पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। इधर बीच में फॉर एग्जांपल कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्टरीज हैं, ये हमारे पास वेन्स हैं। तो अब क्या होता है कि हमारे पास सिंपैथोप्लेजिक्स ड्रग्स क्या है, एक तो वेन्स की टोन इंक्रीज कर को कंट्रोल करेंगे, एक आर्टरीज की टोन को रिलैक्स करेंगे, यानी वेन्स को रिलैक्स करेंगे सिंपैथोप्लेजिक्स, आर्टरीज को रिलैक्स करेंगे, ठीक है, और हार्ट पे इफेक्ट करेंगे और हार्ट रेट को लोअर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इफेक्ट होता है। तो ये हमारे पास सिंपैथोप्लेजिक्स हमारे पास ड्रग्स हैं। तो अब हम वापस जाते हैं बैरो रिसेप्टर सिंथेसाइजिंग एजेंट्स की तरफ। अच्छा, अब बैरोरिसेप्टर्स सिंपैथोप्लेजिक्स जो है वो सब डिवाइडेड इनटू एनाटॉमिक साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। जहाँ पे एनाटॉमिकली साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे इनका होता है उन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन भी अक्सर पूछ लेते हैं वाइवा में। तो सिंपैथोप्लेजिक्स में बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स जो बैरोरिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करते हैं, इनमें क्या आता है, वेराट्रम एल्कलॉइड्स। वेराट्रम एल्कलॉइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं बैरोरिसेप्टर सेंसरी नर्व्स की। बैरोरिसेप्टर सेंसरी नर्व्स, अब हमने एक दफ़ा ड्रॉप भी कर लेते हैं, यानी जिस तरह हमने कैरोटिड साइनस बनाया था, ये कैरोटिड साइनस है, ठीक है। यहाँ पे
उमर, आपकी आवाज आ रही है? जी, मीटिंग का जो टाइम लिमिट है वो रीच हो गया। अभी हम मीटिंग द्वारा अरेंज कर रहे हैं, तो न्यू मीटिंग का लिंक अभी ग्रुप पे हम शेयर कर देंगे आपको विद इन 30 सेकेंड्स। तो अभी हम वो न्यू मीटिंग का लिंक सारे पार्टिसिपेंट्स को इंशाल्लाह दोबारा शेयर कर देंगे। ठीक है, आप उसको काइंडली दोबारा रीजॉइन कर लें। Rec-
जी, आप होस्ट मुझे बना के स्टार्ट कर दें वहाँ से ऑनवर्ड। वो बस आप ना म्यूट वाला ऑप्शन खत्म कर देना, और वो क्या कहते हैं दूसरा ना, जब सारे वो लोगों ने सारे आ गए ज्वाइन हैं। करना शुरू कर। हाँ। सारे आ गए हैं, मैं एडमिट कर रहा हूँ, आप हम्म, मुझे होस्ट बना दें। बस बन गया हूँ, मैंने क्या आप बना स्टार्ट कर लिया। दें इसका? मैं एक सेकंड स्क्रीन स्टार्ट कर देता हूँ, आप ना वो स्क्रीन शेयरिंग टर्न ऑन कर दो। कर दिए। बस एक सेकंड। हल्की सी स्पीड बस आप बढ़ाना, और ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी, ज़्यादा अच्छा। बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। कर दो शेयर। अच्छा, हाँ स्टार्ट करते हैं। शेयर हो गया। Recording स्टार्टेड। in progress. जी, स्टार्ट कर। अच्छा, तो हम वो सिंपैथी डिस्कस कर रहे थे, वो टाइम खत्म हो गया था, तो जल्दी से बस कवर करते हैं। फिर हमने एमसीक्यूज भी करने हैं और लिपिन से भी करने हैं इंशाल्लाह। तो अब हम कर रहे थे कि सिंपैथोप्लेजिक्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब हमने पढ़े थे, एक हमारे पास जो बैरोरिसेप्टर को सेंसिटाइज करते हैं, और क्या करते हैं कि हमारे पास फ्लो जा रहा होता है उसके थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास बैरोरिसेप्टर है। ठीक है, और इसके थ्रू जो है वो फ्लो जाता है वेजो मोटर सेंटर में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इस फ्लो को जो होता है ना वो रिड्यूस कर देते हैं। जब फ्लो नहीं जाता तो क्या होता है कि वो आगे से सिंपैथेटिक एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो बैरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये हो गया। अच्छा, दीज एजेंट्स लोअर ब्लड प्रेशर बट आर टॉक्सिक, एंड यानी ये इनकी टॉक्सिसिटी काफ़ी होती है। और ये है कि एंड नो क्लिनिकली अवेलेबल ड्रग्स एट दिस साइट। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी टॉक्सिसिटी की वजह से जो है इनको यूज़ इतना नहीं किया जाता। तो हमने बस इसमें एक वैसे नाम याद रखना, इतना आता नहीं है क्योंकि यूज़ नहीं होता। तो वेरेट्रम अल्कलॉइड्स। ठीक है, अच्छा, अब सिंपैथोप्लेजिक्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं अल्फा टू सेलेक्टिव एगनिस्ट। ठीक है, यानी अल्फा टू रिसेप्टर एगनिस्ट होते हैं ये लोग। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है मैं बताता हूँ कि ये वो जो आप सवाल भी कर रहे थे पहले, तो उसको भी आंसर हो जाएगा कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक नर्व टर्मिनल है। अब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रही है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करती है, अपने आप को ऑटो इनहिबिट करती है। किस तरह के, यानी इधर एक अल्फा टू रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा टू। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो उसको जब जैसे ही वो नॉरएपिनेफ्रिन जाती है तो इसकी फीडबैक इनिबिशन हो जाती है, यानी ये क्या होता है कि नेगेटिव इंपैक्ट आने लग जाता है। ठीक है, और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होता। तो अगर हम ऐसा करें कि यानी अल्फा टू एगनिस्ट, यानी जहाँ पे अल्फा टू रिसेप्टर पे नॉरएपिनेफ्रिन आके बाइंड करती थी, उसी के सिमिलर एक चीज दे दें जो अल्फा टू रिसेप्टर पे बैठी रहे, तो क्या होगा कि उसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होना बंद हो जाएगी। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज ही नहीं होगी, वो मतलब वो परमानेंटली इनहिबिट हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, सिंपैथोप्लीजिया या सिंपैथोलिटिक एक्शन या मतलब क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक सिस्टम खत्म का एक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपैथोप्लेजिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इनमें क्या आ जाती है, क्लोनिडीन आ जाती है, मिथाइल डोपा आ जाती है। और ये क्या करती है, डिक्रीज करती हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो बाय अल्फा टू रिसेप्टर्स, बाइंडिंग टू अल्फा टू रिसेप्टर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज ड्रग्स रेडिली एंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हेन गिवन ओरली। ठीक है, यानी इनका रेडिली यानी फॉरेन एक्शन होता है जैसे हम ओरली देते हैं। और मिथाइल डोपा इज अ प्रोडक्ट, इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्रेन। ठीक है, यानी ये ब्रेन को भी क्रॉस कर जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है मिथाइल डोपा। ठीक है, इनटू द ब्रेन एंड देन कन्वर्टेड इनटू मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। वही मैंने बताया था ना, यानी कोई हम अल्फा टू रिसेप्टर पे बैठने के लिए या उसको पक्का इनहिबिट करने के लिए ऐसा ड्रग देंगे जो नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करता है, रिजेंबल करता है। तो अब क्या होगा, हम लोग उसका बिल्कुल कॉम्बिनेशन या उसका वो बिल्कुल भाई बहन जैसे कहते हैं वो कह रहे हैं, तो वो मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन हम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम मूव करते हैं। क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा जो होते हैं, यानी यही जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले सिंपैथोप्लेजिक्स हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे पास रिड्यूस कार्डियक आउटपुट भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन अगर हार्ट पे नहीं रिलीज होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी। नॉरएपिनेफ्रिन अगर वेसल्स में की टोन के मेंटेनेंस के लिए नहीं यूज होगा तो वेसल्स जो होंगी वो रिलैक्स कर जाएंगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी। तो यानी वो जो सिंपैथेटिक सिस्टम का ऑपोजिट इफेक्ट है वो हमारे पास कॉज करते हैं, क्योंकि सिंपैथोप्लेजिक है।
अच्छा, तो इसके कंपनसेशन में एक रिस्पांस होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, डायूरेटिक्स हम यूज करते हैं तो उसका कंपनसेशन में कोई रिस्पांस नहीं होता, लेकिन इनके कंपनसेशन में सॉल्ट रिटेंशन शुरू हो जाती है। ठीक है। और सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ क्लोनिडीन कॉजेज रीबाउंड हाइपरटेंशन। रीबाउंड हाइपरटेंशन याद है हमने पढ़ा था कि अगर हम एक एंटी हाइपरटेंसिव छोड़ दें तो रिसेप्टर बहुत ज्यादा सिंथेसाइज होने लग जाते हैं, तो वो उसकी वजह से एक हाइपरटेंशन हो जाती है जिसे हम रीबाउंड हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये काफी स्वेयर होती है। तो हमें इसलिए हम लोग कहते हैं कि टेपर ऑफ करना होता है ड्रग, एकदम नहीं छोड़ना होता। This rebound increases in blood pressure can be caused by reinstitution of clonidine therapy, यानी दोबारा से हम क्लोनिडीन देना शुरू कर दें, और या फिर हम लोग अल्फा ब्लॉकर दे दें, जिस तरह फेंटोलमीन है। फेंटोलमीन जो है वो एक अल्फा ब्लॉकर है, वो भी हम लोग दे सकते हैं। यानी इसकी क्लोनिडीन की जगह उसके उसकी एक और मिलती जुलती ड्रग फेंटोलमीन। ठीक है। मिथाइल डोपा ओकेजनली कॉजेज हिमेटोलॉजिक इम्यूनोटॉक्सिसिटी। ये एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है कि हिमेटोलॉजिकल इम्यूनोटॉक्सिसिटी जो है वो हमारे पास मिथाइल डोपा कॉज करती है, डायरेक्टली इनिशिएटेड बाय टेस्ट ट्यूब एग्लूटिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। इसमें ये होता है कि यानी रेड ब्लड सेल्स का अगर टेस्ट करें तो वो उसमें टेस्ट ट्यूब एग्लूटिनेशन हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेस्ट है खास किस्म का। उमर, आपकी आवाज़ आई क्या? सब नहीं आ रही? आपकी आवाज़ अभी क्लियर हमें तक नहीं पहुंच रही। जी, आप काइंडली रिजॉइन कर लें उमर, आपका मैसेज आ गया। अच्छा, तो हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन या शेयर न्यू। करते हैं आप काइंडली। अच्छा, ओके। ओके। सो जी, विजिबल है। अच्छा, तो अब हम मूव करते हैं मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन की हम बात कर रहे थे कि मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो क्या होती है, नॉरएपिनेफ्रिन की रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है। तो हम लोग इसको देते हैं फॉर एज अ सिंपैथोप्लेजिक। ठीक है। फिर हमने क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा की बात की कि ये भी कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करते हैं, जो हमने इनमें पढ़े थे, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं रीबाउंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय रीइंस्टिट्यूशन ऑफ क्लोनिडीन थेरेपी। यानी हम दोबारा से क्लोनिडीन देना शुरू कर दें तो वो वापस से जो विड्रॉल इफेक्ट्स हैं जो उसको छोड़ने की वजह से आ रहे थे, रिबाउंड हाइपरटेंशन जो हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मिथाइल डोपा कॉजेज हिमेटोलॉजिकल इम्यूनोटॉक्सिसिटी, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, हिमेटोलॉजिकल इम्यूनोटॉक्सिसिटी। एंड और ये डिटेक्ट किस तरह हो जाती है, हम लोग टेस्ट ट्यूब एक ग्लूटिनेशन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये हिमेटोलॉजिकल इम्यूनोटॉक्सिसिटी है। ठीक है। एंड इन सम पेशेंट्स हिमोलिटिक एनीमिया भी करते हैं। तो हम एडवर्स इफेक्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये हमारे पास इसके मिथाइल डोपा के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अच्छा, बोथ ड्रग्स कैन कॉज सिडेशन, सिडेशन भी ये कॉज कर सकते हैं। ठीक है। मिथाइल डोपा मोर सो एट थेरेप्यूटिक डोजेज। ठीक है, यानी मिथाइल डोपा को अगर हम थेरेप्यूटिक डोजेज पे दें तब भी ये सिडेशन कॉज करती है।
Early studies suggested that methyl dopa protected kidney function and was safe in pregnancy, and if it is therefore sometimes preferred for hypertension in pregnancy. यानी प्रेगनेंसी में हम लोग कौन सा ड्रग देंगे? अगर कोई हमारे पास एमसीक्यू आता है कि प्रेगनेंसी है तो हम लोग कौन सा ड्रग प्रेफर करेंगे? मिथाइल डोपा। ठीक है, अच्छा। अब थर्ड पे आ जाते हैं हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर्स। गैंग्लियन जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। उनमें मेनली ना जो हमारे पास होता है GN होता है और GM होता है। जो एक होता है निकोटिनिक होता है और एक मस्करिनिक होता है। अब जो निकोटिनिक होता है वो एक्ट करता है गैंग्लियास पे एंड आर एफिकेशियस बिकॉज देयर एडवर्स इफेक्ट आर वेरी एफिकेशियस, बट बिकॉज देयर एडवर्स इफेक्ट आर स्वेयर दे आर नॉट, दे आर नाउ कंसिडर्ड ऑब्सोलीट। यानी क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो अब हम निकोटिनिक ब्लॉकर जो है वो यूज़ नहीं करते, इसीलिए इनमें बस हेक्सामेथोनियम या ट्राइमेथोफेन जो है ना एक इनमें से हेक्सामेथोनियम याद कर लें तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। और ये पावरफुल ब्लड प्रेशर लोअरिंग गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, यानी ये स्वेयरली ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, हम लोग इसको जो है एक टेबल जब हम लोग कर रहे होंगे तो उसमें भी समराइज एंड पे करेंगे। अच्छा, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक टर्मिनल ब्लॉकर्स, यानी जो हमने पढ़ा था कि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल है, एक होता है प्री गैंग्लियोनिक, एक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पे सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करते हैं उन्हें कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर, ठीक है। अब ये ड्रग क्या करते हैं? डिप्लीट कर देते हैं एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल को नॉरएपिनेफ्रिन से, ठीक है। यानी जो हमारे पास नर्व टर्मिनल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग बनाते हैं, एक उसके अंदर सेकंड। जो स्टोरेज वेसिकल है उसके अंदर हाँ जाके हाँ, डिप्लीट उसको कर हम लोग देते इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, और डिप्लीट करते हैं एंड ब्लॉक रिलीज ऑफ द स्टोर। यानी जो हमारे पास वेजिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने प्री गैंग्लियोनिक बनाया, इस वेजिकल के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर थी, अब वेजिकल से इसको निकलने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होगी तो हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें रेजरपिन आ जाता है और जो स्टोर को इनहिबिट करते हैं वो हमारे पास ग्वानिथिडीन और ग्वानिडिल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इधर एक हमारे पास पॉइंट है, जो है वो इधर एक पॉइंट ये है कि वो इसको आई गेस निकाल देंगे वेसिकल से, ये आगे लिखा होगा वेसिकल से निकाल देंगे और बाहर इसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम तोड़ के खत्म कर देगा। ये दोनों ड्रग्स हाँ ये वो भी है। करेंगे। देखो, एक है रिजर्पिन, मैं वो रिपीट कर देता हूँ, एक है रिजर्पिन, ठीक है। रिजर्पिन क्या है कि वो स्टोर ही नहीं होने देगा, ठीक है। यानी वो स्टोरेज जो है ना वो इसकी स्टोरेज में ना दूसरी नॉरएपिनेफ्रिन की जगह कोई सूडो ट्रांसमीटर ले आएगा, ठीक है। तो जब स्टोर नहीं बिल्कुल। होने देगा तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या जाएगी? बाहर जाएगी, यानी स्टोर नहीं होगी। तो बाहर क्या होता है कि एक इनका किलर एंजाइम होता है जिसे कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है, MAO, ऑक्सीडेज। ठीक है। ये क्या करता है कि हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन उधर प्रेजेंट होती है फिर उसे वो क्या कहते हैं डिसफंक्शन कर देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि रिजर्पिन जो है वो इसको स्टोर नहीं होने देगी, स्टोर नहीं होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन बाहर जाएगी तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है इसको खत्म कर देगा। तो ये इस लिहाज से इस तरह से जो होता है ये इनहिबिट करता है उसको, ठीक है। और ये लोअर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को। और द मेजर कंपनसेटरी रिस्पांस, इसके भी कंपनसेशन में सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होती है। इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होती है हमारे पास जो कंपनसेशन में, वो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास जब हम लोग यूज करते हैं सिंपैथोप्लेजिक ड्रग्स तो उसमें भी कंपनसेटरी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होती है। सिंपैथोप्लेजिक ड्रग जिसके नाम पे भी सिंपैथेटिक आ रहा है ना, वो जो है हमारे पास सॉल्ट और वाटर रिटेंशन कराएगा। In high dosages, these drugs are very efficacious but produce severe adverse effects and are considered obsolete. ये भी obsolete है, ये भी obsolete है, ठीक है। तो गैंग्लियन ब्लॉकर भी obsolete, पोस्ट गैंग्लियोनिक भी obsolete, और ये जो हमने ये पढ़े थे बीटा रिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट, ये भी हमारे पास नो क्लिनिकली अवेलेबल ड्रग्स एट, मतलब बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं ये भी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए। मेनली जो अभी हमने इस्तेमाल वाला पढ़ा है ना वो डायूरेटिक पढ़ा है, और एक ये पढ़ा है ये जो क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा है, ठीक है। तो जो सिंपैथेटो सीनस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मोनोऑक्सीडेंट इनहिबिटर्स वर वंस यूज्ड इन हाइपरटेंशन बिकॉज दे कॉज द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स ट्रांसमिटर्स, ठीक है। मोनोऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है, यानी जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सूडो ट्रांसमिटर, बस इतना याद रखना है, ठीक है, इन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। हमने बात की थी कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल था उसके एंड पे क्या करते हैं कि वो सूडो जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना उसको अंदर जाने देंगे, और फॉल्स जो ट्रू ट्रांसमीटर है ना, ट्रू ट्रांसमीटर को खा जाएंगे और फॉल्स ट्रांसमीटर को स्टोर होने देंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्टोपमीन जो है वो रिलीज होता है और उसकी एफिकेसी जो है वो कम है हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास वेरी लो एफिकेसी है और नॉरएपिनेफ्रिन की मुकाबले में। तो इस वजह से क्या होता है कि एक हाइपोटेंशन हो जाती है, हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, लार्ज डोजेज ऑफ indirect acting sympathomimetic on the other hand
large doses of indirect acting sympathomimetics on the other hand may cause large amounts of stored norepinephrine। जो sympathomimetics हैं, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे sympatholytics, जो sympathomimetics हैं वो क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड नॉरएपिनेफ्रिन कॉज कर देते हैं और एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर देते हैं कॉज, ठीक है। तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास पोस्ट न्यूक्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास नर्व टर्मिनल है, ठीक है। इसमें क्या था कि हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर थी, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग क्या करते हैं। सिंपैथोमिमेटिक जो है ना वो नॉरएपिनेफ्रिन को ज्यादा स्टोर करवाएगा, इधर बहुत ज्यादा नॉरएपिनेफ्रिन हो जाएगी। तो अब इसको रिवर्स करने के लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम यूज करते हैं, जो इसको निकालेगा बाहर। और अगर बहुत ज्यादा होगी नॉरएपिनेफ्रिन तो क्या होगी, बहुत ज्यादा रिलीज होगी और हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा, यानी बहुत ही स्वेयर हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जो क्या करता है कि नॉरएपिनेफ्रिन को वापस से निकाल के सूडो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अंदर फिल कर देता है। तो ये या बता फिर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इन सिंपैथोफिलिजिक्स प्रेजेंस ऑफ यूज करेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब पोस्ट हाँ गैंग्लियोनिक बिल्कुल सिंपैथेटिक बिल्कुल। नर्व टर्मिनल यूज करेंगे, जो इसको स्टोरेज वेसिकल से बाहर निकाल के मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के हाथों से खत्म करवा देंगे। जी ठीक है। तो मोनोअमाइन जो है वो ज़्यादातर हमने जैसे पढ़ा ऑब्सलीट हो चुके हैं, तो नो लॉन्गर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। हाउएवर दे आर स्टिल ओकेजनली यूज्ड फॉर स्वेयर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। जो ट्रीटमेंट ऑफ स्वेयर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो चैप्टर 30 में डिस्कस हुआ है, तो उसमें जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अब एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आ जाते हैं। उसमें क्या अल्फा ब्लॉकर्स हैं, प्रेजोसिन ट्रेजोसिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट किस तरह कॉज करते हैं कि वेसल्स पे, ये लोग वेसल्स पे ना क्या होता है कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स है, ठीक है, उन पे क्या प्रेजेंट है, अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा 1, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनको ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, वेसल्स डायलेट होंगी, तो हाइपरटेंशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये जिनमें प्रेजोसिन और डॉक्सासिन और ट्रेजोसिन आ जाते हैं, इसमें से प्रेजोसिन और टेराजोसिन याद कर लें बस। तो ये हो जाती है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, जो नॉन सिलेक्टिव होती हैं यानी जो अल्फा 1 पे भी एक्ट करती हैं और अल्फा 2 पे भी एक्ट करती हैं, वो कौन सी हैं, फिनटोलामीन है और फिनॉक्सीबेंजामीन है। ये हमारे पास जो है वो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं फिनटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन। लेकिन ये क्रोनिक हाइपरटेंशन के लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। अच्छा, इसका कंपनसेशन क्या है, टैकिकार्डिया। सिंपैथेटिक वालों का हमने पढ़ा था सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, लेकिन एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स का जो हमारे पास एडिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं, वो सॉरी एडिनर्जिक क्या कहते हैं रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, एडिनर्जिक या अल्फा रिसेप्टर पे, अल्फा बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, वो उनका जो है हमारे पास क्या होगा, जो कंपनसेटरी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होगा वो टैकिकार्डिया, एक्सेसिव रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया है। अच्छा, क्योंकि ये अल्फा ब्लॉकर अल्फा 1 को भी अल्फा वन ब्लॉक कर रहे हैं, सिलेक्टिव, ऑटो इनहिबिशन, उस ऑटो इनहिबिशन ही होगी बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। न्यूरोट्रांसमीटर और ज्यादा निकलेगा और रिफ्लेक्स हम्म टैकिकार्डिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, ये आपको इधर स्क्रीन विजिबल आ रही होगी। तो जब तक उमर ज्वाइन करते हैं मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन पढ़ी है, ठीक है। उसमें हमने सारा इसका मेथड पढ़ लिया और अभी हम सिंपैथोप्लेजिक्स की जो है एक टाइप बैरो रिसेप्टर पढ़ लिया, सिंपैथोप्लेजिक्स पढ़ ली है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। और इसके अलावा हमने गैंग्लियन ब्लॉकर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स पढ़ रहे हैं। और इस पे जो एक मेन पॉइंट था वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज वाला था कि ये जो ड्रग्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर को उसके स्टोरेज वेसिकल से निकाल देती हैं बाहर, और बाहर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है वो इनको ख़त्म कर देता है। ये जिस तरह आपको इधर विजिबल हो रहा होगा, मैं इसको अगर करीब कर लूँ तो ये आपको दिख रहा होगा ये चार्ट।
मोनोमाइन ऑक्सीडेज, यहाँ लिखा हुआ भी है, तो हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि ये जो हमारे पास जो ड्रग्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को किस तरह जो है उसकी स्टोरेज वेसिकल से बाहर निकालती हैं, और जैसे ही वो उसके बाहर निकालेंगी वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो उससे जो होगा टूट के ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट है यहाँ जो कवर हो रहा है। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि जो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो एक रेजरपाइन है ड्रग, और एक गोनाथ्रिडीन है और गोनाड्रेल है। तो ये मैकेनिज़्म्स हैं इनके डिफरेंट थोड़े से, लेकिन काम ये सारा एक ही कर रही है, ये नॉरएपिनेफ्रिन को ख़त्म कर रही है जो प्रेजेंट होता है स्टोरेज वेसिकल के अंदर। जो गोनाड्रेल है उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि जो बाकी हैं उनका भी डिफरेंट है, बाकी वो आगे उम्र कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, बस स्क्रीन शेयरिंग एक शेयर्स सेकंड ऑन हो जाए। तो अच्छा, हाँ जी, हो गए। तो अब क्या कहते हैं, हम लोग पहुंचे थे एडिनो एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स पे। जो अल्फा ब्लॉकर हमें आ जाते हैं प्राइजोसिन, ट्राइजोसिन। ठीक है, जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, इसकी नज़र आ रही है ना? यस। जी, और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनमें आ जाते हैं प्रोपेनोलोल और एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, कार्बिडोलोल। इसमें सारे नाम ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोपेनोलोल जो है वो हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग है। ठीक है, और एटिनोलोल एंड कार्बिडोलोल जो है वो मोस्ट पॉपुलर ड्रग्स हैं। तो ये इनमें सारों के नाम ही याद करने हैं, प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल और कार्बिडोलोल। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रग्स हैं। अच्छा, तो ये हमने अल्फा ब्लॉकर एक पढ़ लिया। जो अभी हम पढ़ रहे थे कि ये हैव दे हैव नो वैल्यू ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन में हम इनको नहीं यूज करते क्योंकि ये भी एक्सेसिव रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करते हैं। अल्फा जो रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो रिफ्लेक्स जो अल्फा सेलेक्टिव या सॉरी अल्फा नॉन एडिनो सेलेक्टिव। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, हाँ, नॉन सेलेक्टिव भी हैं और जो सेलेक्टिव भी हैं। वो क्या कॉज करते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करते हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको क्रोनिक हाइपरटेंशन में नहीं यूज करते। तो इनका कोई इसलिए हम एडवर्स सिर्फ इफेक्ट नहीं है, ये अच्छी बात है। सेलेक्टिव यूज करेंगे, इसलिए हम सिर्फ सेलेक्टिव यूज करेंगे जो सिंपल बिल्कुल। जाके अल्फा 2 को बंद करेंगे। इससे हमारे पास इंशाल्लाह रिफ्लेक्स हाँ, टैकीकार्डिया अल्फा, नहीं होगा। बिल्कुल। अल्फा वन सिलेक्टिव रिसेप्टर जो है ना वो उनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव जो अल्फा ब्लॉकर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक टर्मिनल एजेंट्स के मुकाबले में अल्फा वन का जो है वो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। उनका हाउएवर दे कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये कॉज करते हैं। अल्फा वन का बस एक एडवर्स इफेक्ट है, ये आता है एमसीक्यू कि अल्फा वन रिसेप्टर जो है ब्लॉकर हैं उनका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, तो वो होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ठीक है, बाकियों का हमने इनका पढ़ा था, जो हमने ऊपर पढ़े थे उनका क्या था कि हमारे पास ये हमने एक्सेसिव पढ़े थे कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करेंगे, नॉन सेलेक्टिव हाँ, रिफ्लेक्स एक्सेसिव टैकीकार्डिया। रिफ्लेक्स की कार्डिया करेंगे, कोई जो है वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन किसी के उसमें हो जाएगी, तो वो डिफरेंट होते हैं। तो वो हम एक दफा रिवाइज बाद में एंड पे करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड हेवीली इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। बीटा ब्लॉकर, हाँ, ये अब जो है ना ये हमारे पास जो है वो पी ड्रग्स आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, जो हमारे पास मेन ड्रग्स हैं, एक हमने डायूरेटिक मेन ड्रग पढ़ी थी, एक ये बीटा ब्लॉकर मेन ड्रग है। ठीक है, और ये हेवीली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन है। प्रोपोनल जो प्रोटोटाइप है, और बाकी हमने पढ़ ली जो है वो हमारे पास दूसरी पॉपुलर ड्रग्स हैं। ये जो है वो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं। हमने बात की थी कि बीटा वन रिसेप्टर जो है वो हार्ट पे प्रेजेंट है, तो उनको कम करेंगे तो हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वेसल्स पे एक्ट करते हैं, वेस्कुलर रेसिस्टेंस कम करते हैं, तो ये हमारे पास इनका रोल है। ठीक है, नेबिवलोल इज अ बीटा ब्लॉकर विद सम डायरेक्ट वेसोडाइलेटर एक्शन। ठीक है, नेबिवलोल जो है उसका जो है वो आ सकता है कि हमारे पास क्या एक्शन है, तो उसका डायरेक्ट वेसोडाइलेटर एक्शन है। और ये क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज से जो है, बाकी जो है वो तो रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं ना। ठीक है, लेकिन इनका जो है ना डायरेक्ट वेसोडाइलेशन वेसोडाइलेटरी एक्शन है, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराते हैं। पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट जो है वो ड्रग टेबल पे जो है वो दिए हुए हैं, जो होता है नीचे। तो अब हम आते हैं वेजोडाइलेटर्स पे। अच्छा, अब वेजोडाइलेटर जो है वो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। और वो किस तरह डायलेट करते हैं कि उनके गिर्द जो स्मूथ वेसल होते हैं उनकी रिलैक्सेशन कॉज कर देते हैं। स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी तो क्या होगा कि हमारे पास हाइपर वो वेसल्स डायलेट होगी और हाइपरटेंशन भी ट्रीट हो जाएगी। वेसोडाइलेटर्स एक्ट बाय फोर मेजर मैकेनिज्म्स। एक तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, एक जो है हमारे पास क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वो एक वेसोडाइलेटर है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को जो रिलीज ज्यादा करवाएगा वो क्या होगा, वेसोडाइलेटर होगा। ठीक है, और जो पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं वो भी हमारे पास वेसोडाइलेटर होते हैं। पोटेशियम चैनल्स जो है ना वो जाहिर सी बात है कि हमारे पास पोटेशियम चैनल रिलीज हो जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइज हो जाएगा। हाइपर पोलराइज का क्या मतलब है कि मतलब उस वो नेगेटिव हो जाएगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा। तो अब क्या होता है फिर वो उसको हम पॉजिटिव कर नहीं पाएंगे, तो वो
रिलैक्स स्टेट में रहेगा, ठीक है। वो मतलब सुस्त हो जाएगा, वो कहेगा कि अब मेरा सारा पोटेशियम तो निकल गया, तो अब मैं जो होगा कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, तो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड एक्टिवेशन ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स, ये भी हमारे पास इसके थ्रू भी एक्ट करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी जो है वो हमारे पास क्या है, मेन है। मेन किस तरह है, यानी पी ड्रग में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी हमारे पास मेन ड्रग्स में आते हैं। तो अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो भी पी ड्रग है, यानी हमने एक तो डायूरेटिक्स पढ़े, एक बीटा ब्लॉकर्स पढ़े, और एक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उनमें क्या आ जाते हैं, निफिडापिन, वरेपामिल और डायलिटिज्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। इनमें निफिडिपिन और वेरापामिल जो है ना, ये यही मेन इंपॉर्टेंट है, तो यही बस याद हो जाए तो वो भी काफ़ी है। हम वापस जब टेबल की तरफ जाएंगे तब भी एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये इफेक्टिव वेजोडाइलेक्टर्स हैं, और ये ओरली दिए जाते हैं, ठीक है। और ये क्रोनिक यूज इन हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, ठीक है। हमने बाकी ड्रग्स पढ़े था, कोई भी क्रोनिक यूज के लिए इस तरह नहीं हो रहा था। मेनली जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं और डायूरेटिक्स हैं, ये जो होते हैं हमारे पास क्रोनिक यूज के लिए यूज होते हैं। Verapamil and dilatism is also used for in cardiac output in most patients, ठीक है। ये हमारे पास कार्डियक आउटपुट को भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इनका डबल एक्शन है, ठीक है। एक तो कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, स्मूथ मसल रिलैक्सेस हैं, और साथ ही कार्डियक आउटपुट आउटपुट को रिड्यूस करते हैं। निफिडिपिन इज प्रोटोटाइप डाइहाइड्रोपायरिडीन। डाइहाइड्रोपायरिडीन का जो प्रोटोटाइप है वो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो निफिडिपिन है, ठीक है। एंड मैनी अदर डाइहाइड्रोपायरिडीन्स आर अवेलेबल, एमुलोडिपिन, जिनके एंड पे डिपिन आते हैं ना, वो डी पीन से क्या मुराद है, डी इससे निकला है डाई, और पीन जो है वो इससे पिरिडीन से निकला है, तो डिपिन, निफिडिपिन, ठीक है, फिलोडिपिन, एमोलोडिपिन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। और ये ओल्डर वेजोडाइलेटर्स हैं, एंड मेनली इनका एक्शन क्या होता है, आर्टरियोल्स पे होते हैं। जो वेजोडाइलेटर का, वेजो से क्या बनता है, वेसल, और डायलेटर जो डायलेट करते हैं। अब कुछ ऐसे वेजोडाइलेटर्स हैं जो खाली आर्टरीज वाली साइड पे एक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वीनस साइड पे एक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिक्स हैं। तो अब ये जो है ये मेरे मेनली आर्टरीज पे एक्ट करते हैं, ये मेनली जो है वो वेन्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्टर हैं, और नाइट्रोप्रोसाइड और ये जो है ये हमारे पास वीनो कंस्ट्रक्टर्स हैं, और ये जो है ये मिक्स्ड है, ठीक है। तो इस तरह होता है, सॉरी, ये वेजो आर्टिलो डायलेटर्स, ये वीनो डायलेटर्स, और ये मिक्स, ठीक है। तो ये होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इनका ओल्डर वेजो डायलेटर्स हैव मोर इफेक्ट ऑन आर्टीरियोल्स, दे आर गिवन ओरली, ये भी ओरली एडमिनिस्टर होते हैं। मेनली जो सारी बीपी की ड्रग्स हैं वो सारी ओरली एडमिनिस्टर होती हैं। और क्रोनिक थेरेपी के लिए जैसी बात हमने पढ़ा है, पी ड्रग है। हाइड्रोलाजिन अपेरेंटली एक्ट थ्रू द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा हाँ, हाइड्रोलाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये रिलीज कराती है नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स, और बेरो रिसेप्टर होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है उसको कॉज करती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास हाइपरटेंशन जो होती है वो कंट्रोल होती है। हाउएवर इट इज रेयरली यूज एज हाई डोजेज बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी कॉज करती है, इसलिए रेयरली यूज की जाती है। हाइड्रोलाजिन भी इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती। हाइड्रोलाजिन इंड्यूस्ड ल्यूपस एरिथेमाटोसिस। आई गेस उनका इंटरनेट कनेक्ट हो रहा होगा, तो जब तक उनका इंटरनेट कनेक्ट होता है मैं जो है बुक शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, आई होप सो वॉइस क्लियर आ रही होगी। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में चैट में बता सकते हैं, चैट बॉक्स में। अगर वॉइस आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही तो आप काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने चैट इनेबल कर दिया अब आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैट में बता सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम, वो ये थे कि वेज़ोडाइलेटर्स डिस्कस कर रहे थे, जो स्पेशली जो है हमारे पास कुछ आर्ट्रियोडाइलेटर्स हैं, जो हमारे पास आर्ट्रियोल्स पे सिर्फ इफेक्ट करते हैं। तो वो कुछ डायलेटर्स हैं, कुछ हमारे पास वीनो डायलेटर्स हैं, और कुछ हमारे पास मिक्स डायलेटर्स हैं। ये यहाँ लाइन लिखी है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। द ओल डायलेटर्स हैव मोर इफेक्ट ऑन द आर्टरियोल्स। तो हाइड्रोलाजिन एंड मिनॉक्सिडिल, ये हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास जो हैं, ये हमारे पास
आर्ट्रियो डायलेटर्स हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास आगे जब हम पढ़ेंगे नाइट्रोपरसाइड और ये हमारे पास जो है डाइजो ऑक्साइड और जो हमारे पास जो है फिनोल्डोपैम, ये जो हमारे पास हैं ये लाइट सेंसिटिव है, शॉर्ट एक्टिंग है, ये ड्यूरेशन भी, और ये इन्फ्यूज कंटिन्यूसली होते हैं जिसको हमें लगातार लगाना पड़ता है, और ये वीनोडायलेटर्स की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये इंट्रावेनसली काम कर रहे होते हैं और ये वेन्यूल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। ये जो पूलिंग है उसके ऊपर जो होती है उसको भी वो कम करते हैं। और ये भी इसमें देखा गया है कि कुछ हमारे पास जो हैं वो मिक्स डायलेटर जो थे वो हम पहले पीछे पढ़ गए हैं, कुछ हमारे पास आर्टियो डायलेटर्स हैं और कुछ हमारे पास वीनो डायलेटर्स हैं। तो इन लोगों इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो वीनो डायलेटर्स हैं, जो पेशेंट जिसमें पूलिंग ऑफ ब्लड हो वेन्स में हो रही हो जिसकी वजह से उसको वीनस रिटर्न कम हो रहा हो और हार्ट पर इफेक्ट आ रहा हो, तो हम उसको आर्टियो डायलेटर्स नहीं देंगे, हम उसको वीनो डायलेटर्स देख रहे होंगे कि किसी ने इसको वीनो डायलेटर्स तो नहीं दे दिए कि इसकी वेन्स डायलेट कर गई जिसकी वजह से पूलिंग होगी, तो हम वो वाली ड्रग देखेंगे क्योंकि जो मसला होगा वही उसकी ड्रग होगी। तो वीनो डायलेटर्स जो होती हैं ये मेन कल्प्रिट होती हैं अगर एक पेशेंट को वीनस वेन्स जो होती हैं लेग्स में उसके अंदर अगर पूलिंग हो रही है तो उस पेशेंट की मेडिसिन में ये देखना चाहिए कि आपने उसको ये जो कैडजन में लिखा हुआ है कि वीनो डायलेटर्स तो नहीं दिए हुए, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद जो पीछे हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल ये आर्ट्रियोल्स पे करते हैं, ये ओरली एक्टिव है, ये रिलीज ऑफ नाइट्रोक्साइड करते हैं, नाइट्रोक्साइड एक गैस है ये सारों को पता है जो वेजोडाइलेशन करवाती है। और इसके बाद सिग्निफिकेंट बैरोरिसेप्टर होम्योस्टेटिक रिस्पॉन्स होता है और मस्ट बी कम्बाइंड विद अदर ड्रग्स यूजली डायरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो ये कम्बाइंड ड्रग थेरेपी के तहत हम ये वेजोडाइलेटर्स देते हैं जो आर्ट्रियो डायलेटर्स होते हैं जिसमें हम डायूरेटिक्स भी देते हैं और बीटा ब्लॉकर्स भी इसके साथ देते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ भी है। हाउएवर इट इज़ रेयरली यूज्ड एट हाई डोसेज बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी, जो आगे हम टेबल में पढ़ेंगे। हाइड्रोलाजिन इंड्यूस्ड लूपस एरिथमेटोसिस इज रिवर्सिबल अपॉन स्टॉपिंग द ड्रग। तो ये इसका हमारा जो है पॉइंट है, ये आगे जो है वो सेकंड पर्सन डिस्कस कर लेंगे। जी मैंने आपको ज्वाइन करवा दिया, आप अपना स्क्रीन शेयर कर दें। उमर आप कर दें। ओके, बस इसको जल्दी से एंड करते हैं, तो एक सेकेंड। बस ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ देखिए स्क्रीन शेयरिंग विजिबल है। नहीं हाँ अब विजिबल होगी, अब शुरू होगी। यस ओके, सो हम पहुंचे थे कि हम लोग बात कर रहे थे। ये पेज विजिबल नहीं हो रहा पूरा, शायद आई गेस फ़ोन पे आपने ओपन किया है, पेज पूरा विजिबल नहीं हो रहा, साइड से ऑप्शन सामने आ रहे हैं, एक्सपोर्ट पीडीएफ, एडिट पीडीएफ, सारे ऑप्शन। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इंशाल्लाह। जी अब आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। उमर आप बोल सकते हैं। जी उमर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया और स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, तो आप ये जी, स्क्रीन शेयर तो हो अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि आर्टीरियोल्स और वेन्स को दोनों को ना आर्टीरियोल्स का ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करते हैं और वेन्स को जो है एज उसकी निस्बत जो है वो कम कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, और ओरली दिए जाते हैं हमारे पास, ठीक है, और सुटेबल फॉर क्रॉनिक थेरेपी हैं, ठीक है, और हाइड्रोलाजिन जो है वो हमारे पास एक्ट करती है
थ्रू रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी ये क्या करती है कि हमारे पास एंडोथेलियल सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराती है और वो वेजोडाइलेटर है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेजोडाइलेशन एक्शन आ जाता है और फिर हमारे पास क्या होता है, हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। मिनॉक्सिडिल जो है वो एक्सट्रीमली एफिकेशियस है सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्वेयर हाइपरटेंशन के लिए। मिनॉक्सिडिल अक्सर ना जो हेयर जिनके हेयर लॉस हो रहा होता है ना, तो वो भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो वेजोडाइलेशन करती है उसके थ्रू। वेजोडाइलेशन होती है तो उससे क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा ब्लड मिलता है और ज्यादा ब्लड मिलता है तो वो ज्यादा अच्छी तरह ग्रो करते हैं, तो इसलिए मिनॉक्सिडिल भी यूज होती है, ठीक है। मिनॉक्सिडिल जो है वो प्रोड्रग है और उसका जो मेन ड्रग है ना, एक्टिव ड्रग है, वो है मिनॉक्सिडिल सल्फेट, ठीक है। और वो है पोटेशियम चैनल ओपनर, ठीक है। और पोटेशियम चैनल को, जैसी बात मैंने बताया था, पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो क्या होगा उसकी वजह से कि हमारे पास सेल जो है वो कहेगा कि मेरा सारा पोटेशियम लूज हो गया, अब तो मैं बस बैठा ही रहूंगा ना, ठीक है। तो वो हाइपर पोलराइज हो जाता है, सारा उसका पॉजिटिव पोटेशियम निकल जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। और फिर क्या होता है कि उसको पॉजिटिव करने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, रिलैक्स रह लेता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी मिनॉक्सिडिल हमारे पास यूज होता है, ठीक है। अब नाइट्रोक्लोसाइड की तरफ मूव करते हैं, उसकी फर्स्ट लाइन की तरफ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये उमर हमारे पास उमर हमारे पास 3 मिनट रह गए ना, आप 3 मिनट में ये वाला पैराग्राफ कर दो ताकि नेक्स्ट मीटिंग में हम एंजियोटेंसिन और एमसीक्यूज कर लेंगे। ठीक है। पारेंटल जो है वेजोडाइलेटर जो है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में दिए जाते हैं और नाइट्रोपोसाइड जो है वो लाइट सेंसिटिव है, शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव का मतलब है कि लाइट का जो लाइट है ना उसका इफेक्ट होता है इस पे, ठीक है, उसके एक्शन पे। और क्या है कि शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। एंड और इसको इन्फ्यूजन दी जाती है, इसको इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है, यानी ये नहीं है कि यानी इसको ओरल देंगे या किसी और रूट, पार एंट्री देना हमने, यानी आईवी लगाएंगे, आईवी लाइन के थ्रू लगाएंगे, ठीक है। और ये क्या कराती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराती है और स्टिमुलेट कराती है ग्वानिलाइल साइक्लेज। हाँ, ग्वानिलाइल साइक्लेज क्या है कि ये हमारे पास एक एंजाइम है जो CGMP बनाता है, यानी साइक्लिक जीएमपी की बनाता है। और साइक्लिक जीएमपी जितना ज्यादा रिलीज होता है उतनी ज्यादा क्या होती है कि वेजो डायलेशन होती है, ठीक है। तो साइक्लिक, अब हमने 3 चीजें पढ़ ली जिससे वेजो डायलेशन हो सकती है। एक क्या है हमने जो हमने पढ़ा कि वो हमारे पास है, जो हमारे पास पोटेशियम चैनल को पोटेशियम की रिलीज ज्यादा कराता है। और एक हमने पढ़ा है जो हमारे पास क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज ज्यादा कराता है। और एक हमने ये पढ़ लिया साइक्लिक जीएमपी की, ठीक है। और डायज ऑक्साइड जो है वो थायजाइड का डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी क्या है, डायूरेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। डाया से याद रखना कि डाया जो है वो डायूरेटिक से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये थायजाइड डायूरेटिक से निकला है और ये भी इंट्रावेनस दिया जाता है और ये पोटेशियम चैनल ओपन करता है। नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो CGMP, डाइऑक्साइड जो है वो पोटेशियम चैनल, और डोपामीन रिसेप्टर जो एक्टिवेशन है वो क्या होती है कि हमारे पास वो खाली आर्टेरियोलर वेजोडाइलेशन करवाती है और क्या कहते हैं इसकी भी हम लोग इन्फ्यूजन देते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड जो है CGMP के थ्रू एक्ट करता है, डाइऑक्साइड पोटेशियम चैनल के थ्रू, और डोपामीन जो है वो D1 रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है और जो है वेजोडाइलेशन कॉज करता है। अब हम इसके बाद एंजियोटेंसिन एगोनिस्ट करते हैं और फिर एंड करेंगे वो MCQs के साथ बस। तो अब वो नेक्स्ट दूसरा मीटिंग मीटिंग में का लिंक इंशाल्लाह कब, कर लेते हैं। जी जी हाँ दूसरा इंशाल्लाह मीटिंग नेक्स्ट का लिंक मीटिंग कब में है? कर। ओके ओके। मैं मीटिंग का लिंक शेयर कर रहा हूँ, बाकी सारे ज्वाइन कर लें ग्रुप में। Record.
जी मैं स्क्रीन में शेयर कर दूंगा। जी स्क्रीन उमर मैंने आपको अनम्यूट किया है। अच्छा जी जी, स्क्रीन नहीं नहीं में सही, शेयर। मैं शेयर कर लेता हूँ, मैं शेयर कर लेता हूँ। ओके बस मैं शेयरिंग एडमिट टर्न कर रहा ऑन हूँ कर सारों दें, को। शेयरिंग टर्न ऑन कर दें। कर दिए टर्न ऑन। बस। अच्छा। जी सो पार्टिसिपेंट आ जाए तो आ रहे हैं सर। अच्छा, ये अब हम ना जल्दी से क्या कहते हैं एंजियोटेंसिन एंटेगनिस्ट खत्म करते हैं और फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब क्या है कि हमारे पास टू प्राइमरी ग्रुप्स हैं एंजियोटेंसिन इनहिबिटर के, हमने शुरू में भी पढ़े थे। एक है एस इनहिबिटर्स, एक है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एआरबीज। ठीक है। अब अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि वो क्या करते हैं और किस तरह अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ये हैं वो क्या करते हैं कि इनहिबिट करते हैं एंजाइम नोन एज एस। एस से क्या बनता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है। और एंड पेप्टिडाइल डाइपेप्टेज, ठीक है, ये कोर एंजाइम है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। एंड कॉज रिडक्शन इन ब्लड लेवल्स ऑफ एंजियोटेंसिन, जैसी बात है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा और एस इनहिबिटर की वजह से। ठीक है। एंड एल्डोस्टेरोन, अच्छा हाँ, एल्डोस्टेरोन जो है ना उसकी भी कमी होगी इस वजह से। एक तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और एक एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा, क्योंकि एस एंजाइम हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास दो काम करता है, एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन और एल्डोस्टेरोन की भी प्रोडक्शन। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों क्या है, ये हाई वेजो पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं। तो पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर अगर रिलीज नहीं होंगे तो क्या होगा, वेजो डायलेशन अचीव हो जाएगी। ठीक है। तो ये है। अब क्या, एस इनहिबिटर्स हैव अ लो इंसिडेंस ऑफ सीरियस एडवर्स इफेक्ट, यानी इनका एडवर्स इफेक्ट कम है, इसीलिए ये फोर्थ और आखिरी पी ड्रग है हमारे पास। पहली पी ड्रग हमने पढ़ी थी डायूरेटिक, दूसरी हमने पढ़ी बीटा ब्लॉकर, तीसरी हमने पढ़ी ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो वेजोडाइलेटर्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेजोडाइलेटर्स में भी खास तौर पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हम पूरा वेजोडाइलेटर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक हमने पढ़े डायूरेटिक, एक बीटा ब्लॉकर्स, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है। और चौथे नंबर पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अच्छा, तो अब क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एस इनहिबिटर्स हैव लो इंसिडेंस ऑफ सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स व्हिच व्हेन गिवन इन नॉर्मल डोजेज एंड प्रोड्यूस मिनिमल कॉम्पेंसेटरी रिस्पॉन्स, यानी कंपनसेशन भी इनके रिस्पॉन्स में नहीं होती, तो ये बहुत बेस्ट रहते हैं। ठीक है। तो एस इनहिबिटर्स आर यूजफुल इन हार्ट फेलियर में भी इस्तेमाल होते हैं, डायबिटीज में भी, ये वैसे ही साथ याद कर लें। टॉक्सिसिटी में खाली एक जो मोस्टली याद रखना है वो है कफ, ड्राई कफ। ठीक है। तो ये कफ जब भी आएगी ना तो हमने याद रखना है कि एस इनहिबिटर्स हैं। ठीक है। और हाइपरकलेमिया कॉज करते हैं और रीनल डैमेज भी कॉज करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है। और मेजर रीनल डैमेज जो है वो ये कॉज करते हैं। ठीक है। इन द फीटस, फीटस अगर फीटस है ना तो फीटस को ये डैमेज कॉज करेंगे। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट दे हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिक हार्ट फेलियर, इन इन क्रोनिक हार्ट फेलियर। ठीक है। क्रोनिक हार्ट फेलियर और डायबिटीज में हमने जैसे ऊपर पढ़ा है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर और डायबिटीज में भी यूजफुल हैं ये, तो इनमें जो है हमारे पास ये यूज होते हैं। तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास सेकंड ग्रुप ऑफ एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट आर रिसेप्टर ARBs। ब्लॉकर्स, ये हमने पढ़े एस इनहिबिटर्स। एस हमने दो क्लासेस पढ़ी, एस इनहिबिटर्स और एआरबीज। ठीक है। तो एआरबीज में अब हमारे पास ये सार्टन वाले आ जाते हैं, लो सार्टन, वेल सार्टन, इरबी सार्टन, कंट्री सार्टन। इसमें खाली लो सार्टन और वेल सार्टन भी याद कर लें तो काफी है। अच्छा, ये एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम वो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है। एआरबीज जैसे जारी सी बात है, एंजियोटेंसिन जो है उसका रिसेप्टर टेंशन क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर, वेजो कंस्ट्रिक्टर अगर एक्ट नहीं कर पाएगा तो वेजो डायलेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक्शन होता है। अच्छा, एल्सिक्रिन जो है वो खाली रेनिन के एक्शन को जो होता है वो इनहिबिट करता है, रेनिन नहीं रिलीज होगा तो एस जो है वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा और वही वेजो डायलेशन हमारे पास हो जाएगी। टॉक्सिसिटी जो है एल्सिक्रिन की वो हेडेक है और डायरिया है। ठीक है। ये कफ नहीं कॉज करता। ठीक है। एस इनहिबिटर जो है वो कफ कॉज करते हैं और ये ये दोनों में डिफरेंस पॉइंट भी है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के हवाले से। जो एल्सिक्रिन है ये कफ नहीं कॉज करता, बट इट इज नॉट येट नोन वेदर इट कॉजेज अदर टॉक्सिसिटी ऑफ एंटागनिस्ट। ठीक है। तो ये मेनली इसका हमारे पास एल्सिक्रिन है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल जो है बेसिक सी चीज़ है। ठीक है। यानी एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो रेनिन की मदद से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, वो इस रेनिन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होता है एस एंजाइम, तो वो एस ब्लॉक कर देता है। ठीक है। और ये
टू जब बन जाता है तो वो रिसेप्टर पे एक्ट करता है। और वेज़ोडाइलेटर्स हम उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक स्टेप वाइज फैशन में जाते हैं। लाइफस्टाइल, डायूरेटिक, एस, वेज़ोडाइलेटर जिनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ गए, और फिर बीटा ब्लॉकर्स। तो हम लोग किस तरह याद रखेंगे? लाइफस्टाइल, डायूरेटिक, एस, काइंडली हम उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, होस्ट बना दें, और और एंड पे हमारे पास क्या है? ये जो बीटा ब्लॉकर। लास्ट पैराग्राफ है टू एलिस स्क्रीन इन, बना ये देता हूँ। रिपीट भी कर दें। मैं रिमूव हो गया था इंटरनेट की वजह से, वो रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा अच्छा। एलिस मैं स्क्रीन से इसे आगे, पोस्ट बना। और जी जी, अच्छा एलिस तो हम स्क्रीन से आगे दोबारा बता दें, जो हम इस और ये डायग्राम पे पहुंच गए ग्राफ थे, भी, ये येलो वाली डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दो, और एलिस इस स्क्रीन से डायग्राम पे आगे हम पहुंच गए। यह डायग्राम भी एक दफ़ा दोबारा बता दीजिएगा, और एलिस स्क्रीन भी कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एलिस स्क्रीन इसी डायग्राम से एक्सप्लेन हो जाएगा कि एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो हमारे पास बेसिक मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में उसको कन्वर्ट करता है रेनिन, रेनिन को इनहिबिट करता है एलिस्क्रिन। ठीक है, तो एलिस्क्रिन, तो ये हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन 2 में एस एंजाइम की मदद से एस इनहिबिटर जो है इसको ब्लॉक करता है। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे जाके एक्ट करना। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो रिसेप्टर ही ब्लॉक कर देता है हमारे पास। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था। फिर हमने बताया कि हम लोग स्टेप्ड केयर करते हैं, यानी पॉलीफार्मेसी करते हैं, यानी मोनोफार्मेसी नहीं करते, मोनो ड्रग थेरेपी नहीं करते, वो काफी ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फिर हम उससे कहते हैं कि डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करें सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हम उसे कहते हैं एस इनहिबिटर्स, फोर्थ नंबर पे हम उसे कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और फिफ्थ नंबर पे हम उसे कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो ये 5 जो है ना, स्टेप वाइज हम एक एक करके ऐड करते जाते हैं ताकि हम लोग उसको कंट्रोल अचीव कर सकें। द ability of drugs in step 2 and 3 responses included by others should be noted, यानी जो हमारे पास नीचे वाले हैं वो हमारे पास compensatory mechanism इतना ज्यादा cause नहीं, clinical studies that many patients do well on a single drug, यानी काफी पेशेंट जो है वो सिंगल ड्रग पे भी काम कर लेते हैं। लेकिन ये this approach of treatment of mild and moderate hypertension has become more popular than stepped care, यानी इतने ज्यादा ड्रग यूज करने के बजाय हम लोग मोनो ड्रग की जो वो है ना वो ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और एज एंड एथनिसिटी अब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ओल्डर patient of most cases respond better to diuretics। ओल्ड में हम क्या यूज करेंगे? डायूरेटिक। ठीक है, डायूरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स। ठीक है, यानी हम इसमें डी बी ए यानी या डैब यूज करेंगे, ठीक है, या बैड यूज करेंगे, ओल्ड पेशेंट बैड होते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स और डायूरेटिक्स। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और अफ्रीकन अमेरिकन ऑफ ऑल एजेस रिस्पॉन्ड बेटर टू डायूरेटिक्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन जो है उसमें समझें वो डीसी से याद रख लें। ठीक है, तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो डीसी को रिस्पॉन्ड ज़्यादा करते हैं, and they respond less well to ACE inhibitor. This is considerable individual variability of metabolism of beta blockers। अच्छा, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होती है? फॉर्मली हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी मस्ट बी कैरिड आउट ऑन इमरजेंसी बेसिस, पावरफुल वेंटिलेटर। हम इसको इमरजेंसी में हम लोग क्या यूज करेंगे?
नाइट्रोप्रोसाइड, फिनोल्डिपेम और डायज़ोसाइड, ठीक है, और डायूरेटिक्स फिर उसके साथ कंबाइन करेंगे एंड बीटा ब्लॉकर्स टू लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम एमसीक्यूज की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी बता दे ताकि हम लोग उसको एड्रेस कर लें। आई गेस नहीं है, वो जो होगा वो इंशाल्लाह ग्रुप में बता देंगे एडमिन्स को। तो वन सीरीज पे आ चलो जाते ठीक है, हैं वो इंशाल्लाह। वो क्या कहते हैं, हाँ हाँ सही। तो अब एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमारे पास a 32-year-old woman hypertension wishes to become pregnant, ठीक है। अब हमने प्रेगनेंसी में एक ही ड्रग पढ़ी थी, हमें अभी इधर से क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग हमारे पास थी, मिथाइल डोपा, ठीक है। तो मिथाइल डोपा हम लोग इसको दे देंगे, ठीक है। हमने प्रेगनेंसी में पढ़ी थी कि हमारे पास मिथाइल डोपा यूज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे हमारे पास एमसीक्यू है कि हमारे पास अ पेशेंट इज जनाब एडमिटेड टू इसमें इमरजेंसी पूछा है डिपार्टमेंट। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी है, एमसीक्यू 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एब्सोल्युटली तो इसमें हमारे, हाँ हाँ सॉरी, अच्छा इसमें वो एआरबीज, पूछा है कि हमारे पास लोजार्टन। क्या कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी है। तो मिथाइल डोपा तो हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। जी लेकिन वो जो तो सेफ हमने है। वो पढ़ा है कि क्या कहते हैं, हाँ वो सेफ है, सॉरी सॉरी, मैंने लोजार्टन, पूरा एमसीक्यू नहीं पढ़ा, एआरबी, तो एआरबी ये होगा नहीं ना कर इसका, रहा आप लोगों ने। लोजार्टन। तो अब हम हाँ, इसमें आ जाते हैं, हाँ इसमें आ जाते हैं एआरबी ना। लोजार्टन। तो सेकंड ग्रुप, हाँ हाँ ये है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हाइपरक्लेमिया कॉज करती है और ये फीटल रीनल टॉक्सिसिटी कॉज करती है, ये हमने लोसार्टन में पढ़ा। ये जी। फीटल रीनल टॉक्सिसिटी कॉज करती है, तो ये हमारे पास बाकी जो क्लियर हो गया, पहला वाला ठीक है। ऑप्शन तो है वो मैं हमारे समझा पास वो। बीटा ब्लॉकर है, जो अभी पीछे बताया भी था उन्होंने, ओएल ओएल किस में यूज हम्म होता है, एटिनोलोल बीटा हम्म, ब्लॉकर। वो और सारे तीसरा जो है ऑप्शन वो मिथाइल सेफ हैं, डोपा है। वो हाँ, सारे सेफ हैं। सिंपल मिथाइल डोपा तो हम्म सेफ है बिल्कुल, और सबसे ज्यादा हम्म सेफ है मिथाइल डोपा इवन। और नेफिडिपिन जो है, डिपीन हम्म जो बताया भी था, बिल्कुल बिल्कुल। डायपाइरिमिडीन से निकला हुआ है, और ये कैल्शियम ब्लॉकर है, हम्म वेसोडाइलेटर वाला। और ये हम्म और प्रोपानोलोल जो है वो भी बीटा हम्म, ब्लॉकर है। तो सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट जो बिल्कुल प्रेगनेंसी में सीवियर है वो हमारे पास एआरपी है। नेक्स्ट एमसीक्यू। बिल्कुल। अब हम सेकंड पढ़ते हैं कि हमारे पास पेशेंट एडमिटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद टैकीकार्डिया, ठीक है। His family reports that he has been depressed about his hypertension. Which of the following increases heart rate in a dose dependent manner, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कैप्टोप्रिल जो है वो भी हमारे पास जो है वो फॉरन से रिड्यूस करती है। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जो है वो भी जो है हमारे पास हार्ट रेट पे उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, वो सॉल्ट रिटेंशन कराती उमर है। आप ऐसा या करो ना, एक कैप्टोप्रिल जो है एमसीक्यू वो क्या डिस्कस होती है हमारे करने के पास, बाद ना नीचे आंसर्स भी उनके पढ़ देना साथ साथ ही। एक पैराग्राफ एक एमसीक्यू, एक पैराग्राफ एक अच्छा सही एमसीक्यू, है, तो साथ साथ क्लियर भी हो जाएंगे सही है, इंशाल्लाह। सही है। तो सही है सही है सही है। तो अब हमारे पास लोसार्टन जो है वो हमारे पास वो भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। वेरेपेमिल और वेरेपेमिल जो है वो हमारे पास क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो उसका भी हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। लोसार्टन जो है वो हमारे पास एस इनहिबिटर है, उसका भी हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड भी उसका भी कोई नहीं है, कैप्टोप्रिल का भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास मिनॉक्सिडिल इसलिए बचती है क्योंकि उसका इफेक्ट जो है आर्टरीज पे होता है, और आर्टरीज पे इफेक्ट होगा तो वो एट द एंड हार्ट रेट पे इफेक्ट करेगी। तो इस तरह हमारे पास जो है वो जो चॉइस बचती है वो हमारे पास मिनॉक्सिडिल है। अब हम एक दफा पढ़ भी लेते हैं। ACE inhibitors, ARBs and diuretics do not significantly increase heart rate. ये वही जो मैंने बात की, ठीक है। although calcium channel do not usually reduce, और ये इसमें बात की है कि increase heart rate जो है वो खाली minoxidil करती है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निफेडिपिन ट्रीटमेंट इन पेशेंट विद एसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है। एसेंशियल हाइपरटेंशन में निफेडिपिन का ट्रीटमेंट में क्या मतलब क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कंपेटिटिवली ब्लॉक एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ना, और डिक्रीज कैल्शियम ई फ्लक्स तो नहीं करती, ठीक है। इसकी बजाय इनफ्लक्स करती है। कैल्शियम का इनफ्लक्स ज्यादा होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वैसोडाइलेशन कॉज होती है। इनफ्लक्स की वजह से हमेशा, और डिक्रीज अगर इनफ्लक्स होगा ना तो उसकी वजह से हमारे पास हमेशा वो क्या कहते हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, वो रिलैक्स क्योंकि होगा। फॉर एग्जांपल मैं निफिडिपिन बताता है हूँ, ही, अगर मैं क्योंकि ड्रॉ करूँ, निफिडिपिन है ही कैल्शियम ब्लॉकर, तो जब वो ब्लॉक कर देगी तो इन्फ्लक्स को डिक्रीज हाँ करेगी। बिल्कुल इन्फ्लक्स तो हमने करवाना भी नहीं है, बिल्कुल। नाम से पता लग ये देखो, जाएगा। ये स्मूथ मसल है ना, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कैल्शियम ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कैल्शियम निकलेगा तो क्या होगा, हमारे पास स्मूथ मसल रिलैक्स करेगा। तो हमें कैल्शियम निकालने वाले चाहिए, ठीक है। या कोई चीज कैल्शियम निकाले या अंदर ना आने दे, तो अंदर ना आने देने को हम लोग क्या कहते हैं कि डिक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स। तो अंदर ना आने देगी तो स्मूथ मसल रिलैक्स होगा और वेजोडाइलेशन होगी। और ये है तो भी ये हो गया। कैल्शियम ब्लॉकर, तो अच्छा, इसका डी ऑप्शन ही बन दिख रहा है, हाँ क्योंकि हाँ ब्लॉक भी इजी कर, सीन है वो, ब्लॉक करेगी तो इन्फ्लक्स हो जाएगा। बिल्कुल इसका पैराग्राफ भी पढ़ दें साथ। बिल्कुल।
बिल्कुल। अच्छा, पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। निफिडिपिन इज अ प्रोटोटाइप एल टाइम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड लोअर्स ब्लड प्रेशर, कैल्शियम इफ्लक्स फ्रॉम स्केलेटल मसल डू नॉट इन्वॉल्व एल टाइप, और इसमें जो है प्लाज्मा रेनिन लेवल इंक्रीज करते हैं कैल्शियम, बस वही मतलब उसने बात लिखी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ना वो उसके थ्रू इफेक्ट करते हैं। 4 अच्छा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जब तक वो ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करने में थोड़ा मसला आ रहा है। तो अभी हम किस एमसीक्यू पे थे, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जब तक उमर ज्वाइन करते हैं। जी, हमारा जो एमसीक्यू जो हो रहा था डिस्कस, वो हमारे पास हो रहा था एमसीक्यू नंबर 3। तो हमने कर लिया था 3 का, आपको सारों को पता है कि कैसे हुआ है। नेफिडिपिन क्या हमारे पास, दिस इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो भी हमने पीछे पढ़ी वेज़ोडाइलेटर में, इसी लेक्चर में जो भी हम पढ़ रहे थे, वही लेक्चर जो पढ़ा उसी के ही एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दी जाएगी, तो जिसका भी वो भी देख लेगा। तो ये नेफिडिपिन कैल्शियम ब्लॉकर है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास कैल्शियम की इन्फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। तो यही इसका डी ऑप्शन है हमारे पास, जो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी है ये हमारे पास कि नेफिडिपिन इज अ प्रोटोटाइप एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर and lowers blood pressure by reducing calcium influx into the vascular smooth muscles. It has no effect on angiotensin converting enzyme. Calcium efflux from the skeletal muscle does not involve the L type calcium channel. ये जिसको ये पता होगा ना कि ये L type calcium channel blocker है नेफिडिपिन, वो ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन को टिक कर देगा, क्योंकि कैल्शियम इफ्लक्स जो होता है वो L type से नहीं होता। और the plasma renin level may increase as a result of compensatory response to the reduced blood pressure. Calcium channel blockers have negligible effect on यूरिन कैल्शियम। तो बाकी जो चीज़ें थी वो उन्होंने बाकी ऑप्शंस को गलत साबित करने के लिए की हैं कि नेफिडिपिन का ना इससे ताल्लुक है, कैल्शियम का रेनिन से भी कोई ताल्लुक नहीं, फ्लक्स भी नहीं करवाता, क्योंकि वो तो खुद ब्लॉक करवा रहा है। तो जो चीज़ ब्लॉकर हो वो फ्लक्स नहीं करवाती, वो अंदर जाने से रोकती है। तो अंदर जाने से रोकने वाला जो नेफिडिपिन है, इसका ऑप्शन हमारे पास ये आ जाएगा, सी ऑप्शन है इसका हमारे पास। ठीक है, सी ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अभी हम 4 एमसीक्यू पे जाएंगे। तो ज़रा मैं देख लूँ कि अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, मैं नहीं किया तो फिर मैं आगे एमसीक्यू डिस्कस करवा देता हूँ। अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ मैं। तो 4 एमसीक्यू में क्या, अ 73-year-old man with the history of the recent change in the treatment for moderately severe hypertension is brought to the emergency department because of fall at home की वजह से। Which of the following drug is most likely to cause postural, जिसका दूसरा नाम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, एंड थस इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉल जोन। कौन सी ड्रग है ऐसी, एस इनहिबिटर्स है, या अल्फा 1 सेलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, आर्टेरियो डायलेटर्स है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो हमारे पास इंक्रीज करेगी ऑपोस्ट्रल हाइपोटेंशन को। ये हमारे पास जो है वो अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स है। तो वो अब आगे ऊपर कुछ डिस्कस कर लेंगे, उनको मैंने ज्वाइन करवा दिया। जी उमर, आप स्क्रीन शेयर कर लें। नहीं, आप स्क्रीन शेयर रखें ना, मैं साथ साथ एमसीक्यू बताता जाता हूँ, बस एमसीक्यू रह गए ना, तो बस एमसीक्यू डिस्कस करते रहते हैं, आप बस अपना उस पे मूव करते रहिएगा। जी ठीक तो है। कौन से एमसीक्यू 4 पे थे हम? एमसीक्यू 4 एमसीक्यू। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यू। तो फोर्थ एमसीक्यू में ये है कि हमारे पास जो 73-year-old man has presented with history of a recent change in treatment of moderately severe hypertension, यानी उसने ट्रीटमेंट चेंज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू कॉज पोस्चरल हाइपरटेंशन। अब पोस्चरल हाइपरटेंशन, अब ये हमारे पास वही स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। हमने ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन जो है वो एक ही के उसमें पड़ी है, वो कौन सा है हमारे पास, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, ट्राइजोसिन प्रेजोसिन, ठीक है। अल्फा 1 का एक ही एडवर्स इफेक्ट याद रखना है, वो है हमारे पास जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। एआरबीज का हमने एडवर्स इफेक्ट पढ़ा है ड्राई कफ, एआरबीज का, ठीक है। इसी तरह हमने लोसार्टन जो बेलसार्टन थे उनका हमने एस इनहिबिटर्स का क्या पढ़ा है,
फीटल टॉक्सिसिटी। तो इस तरह ये एडवर्स इफेक्ट लाजमी याद रखने हैं। ये एडवर्स इफेक्ट के एमसीक्यू क्यों आते हैं? क्योंकि ये एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? कि अगर हमने किसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पेशेंट को दे दिए तो वो डेथ कॉज कर सकते हैं और डेथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इस वजह से जो है हम लोग एडवर्स इफेक्ट्स के ये लोग एमसीक्यू देते हैं। तो अब आगे जाते हैं हम लोग क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फिफ्थ एमसीक्यू, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ये वाला डिस्कस पैराग्राफ। अच्छा हाँ, फोर्थ पैराग्राफ। तो ड्रग इंड्यूस्ड पोस्टल हाइपरटेंशन इज यूजुअली ड्यू टू वीनस पूलिंग और एक्सेसिव डायूरेसिस, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या होता है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, क्योंकि ये है कि एक्सेसिव डायूरेसिस हो जाती है इनकी वजह से, और एक्सेसिव ब्लड वीनस पूलिंग जो है वो हो नहीं पाती। वीनस पूलिंग नहीं हो पाती, तो वीनस पूलिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ब्रेन को ब्लड नहीं जाता, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो जाती है। तो ये हमारे पास है। फिफ्थ पे अगर हम जाएं तो वो हमारे पास क्या है, a significant number of patients started an ACE inhibitor therapy for hypertension are intolerant and must be switched to different class. What is the most common manifestation of intolerance? तो intolerance की हमने जो ACE inhibitors में हमने पढ़ा है वो क्या है, हमारे पास एक ही चीज होती है, वो है कफ, ड्राई कफ। मैंने आपको याद कराया ACE inhibitor में ड्राई कफ, और उसमें लोसार्टन में फीटल टॉक्सिसिटी, और जो हमारे पास वो है अल्फा 1 है, उसकी क्या होता है हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये यही एमसीक्यू में ये खाली फिक्स्ड होते हैं, तो पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब सिक्स्थ पे अगर जाएं तो हम लोग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, पैराग्राफ नहीं पढ़ना इसका या आगे चलना? नहीं बस वो वही है ना, स्पेसिफिक है कि यानी इसकी वजह से होती है, तो वो पता है हमें। तो वो जिसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए वो हम फिर पढ़ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग नेम्ड, और वो अब पूछ रहे एस इनहिबिटर का कौन सा जो है वो अनवांटेड इफेक्ट है, ठीक है। तो अनवांटेड इफेक्ट जो हमारे पास एक ही है कि हमारे पास जो वेरेपेमिल है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। अगर हम ऊपर जाएंगे ना तो उसमें हम लोग देखेंगे वेरेपेमिल के हमने साथ जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन पड़ी है। तो ये थोड़े थोड़े एडवर्स इफेक्ट जो एमसीक्यू में हाईलाइटेड है ना वो बस याद रखने हैं, बाकी तो क्या कहते हैं ऐसे इतने नहीं पूछते। तो कॉन्स्टिपेशन जो है एसोसिएटेड है विद वेरेपेमिल, तो ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सेवेंथ एमसीक्यू अगर हम पढ़ें, कंपैरिजन ऑफ प्रेजोसिन विद एटिनोलोल शोज दैट, यानी प्रेजोसिन क्या है, अल्फा 1 ब्लॉकर, एटिनोलोल क्या है, बीटा ब्लॉकर। तो उन दोनों का इफेक्ट अगर कंप्रोमाइज वो मतलब कंपेयर करें, तो उनमें क्या होगा कि हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर जो है और जो बीटा 1 रिसेप्टर दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है, सिंपैथेटिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। और उसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो दोनों जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इसका डी ऑप्शन बनेगा कि दोनों जो है अल्फा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर ये सिंपैथेटिक रिसेप्टर हैं, तो ये इंक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो। एट्थ एमसीक्यू है कि a patient with hypertension and angina is referred for treatment, metoprolol and verapamil are among the drugs considered, ठीक है। तो a patient हाइपरटेंशन के साथ भी आया और एंजाइना के साथ भी आया है। अब वो कह रहे हैं मेटोप्रोलोल और वेरापेमिल जो है वो ड्रग कंसिडर किए जा रहे हैं उसके लिए। बोथ मेटोप्रोलोल एंड वेरापेमिल आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। अब बीटा ब्लॉकर जो हैं उनका या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का हमारे पास एक बताना है हमने एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, इंक्रीज्ड पीआर इंटरवल, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे मेंशन नहीं है लेकिन ये बिग कैटरिंग में था, ठीक है, कि ये पीआर इंटरवल को जो होता है इंक्रीज करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम वो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि नीदर बीटा ब्लॉकर नॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉज डायरिया, ठीक है। डायरिया तो कॉज ही नहीं करते। हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट कॉमन इफेक्ट, हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं कॉज करते। थायराइड डिसऑर्डर मतलब वो नील वाले रूल से एलिमिनेट कर रहा है ना, कि यानी जो नहीं कॉज करते वो वैसी साइड पे हो गए, ठीक है। और क्या कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो बीटा ब्लॉकर्स आर एसोसिएटेड विद कैल्शियम डिपेंडेंट हार्ट रेट, यानी हार्ट को थोड़ा स्लो करते हैं, ठीक है। हार्ट को थोड़ा स्लो करते हैं, हार्ट को स्लो करते हैं, तो हार्ट के स्लो करने से क्या मुराद है कि पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। पीआर इंटरवल अगर ईसीजी थोड़ी आती हो तो फिर बंदे को पता लग जाता है कि पीआर इंटरवल क्या है। जो एक हार्ट रेट की पूरी बीट होती है ना उसको कहते हैं पीआर इंटरवल। तो हार्ट बीट अगर लंबी होगी तो क्या होगा कि पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाता है, यानी क्योंकि ईसीजी में क्या होता है, पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है और फिर आर होती है। तो पी से लेके आर तक क्या होता है, वो पीआर इंटरवल होता है, यानी पूरी हार्ट बीट एक ना। तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी तो उस वजह से क्या होगा, हमारे पास ब्रेडिकार्डिया उसका सिम्टम है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है। अब नाइन्थ की तरफ चलते हैं। नाइन्थ एमसीक्यू में वो पूछ रहा है कि 45-year-old man is brought to emergency department with mental obtundation. He is found to have a blood pressure
मतलब बहुत ही हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक टाइप का है। एंड रेटिनल हेमरेजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन स्वेयर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। तो हमने मतलब हमने पढ़ा था, बाकी सारी जो है ना वो तो माइल्ड और मॉडरेट के लिए यूज हो रही थी, स्वेयर के लिए हमने एक ही पढ़ी थी। वो कौन सी थी हमारे पास, जो हमने जो स्क्वेयर उसके लिए पढ़ी थी। माइल्ड और मॉडरेट के लिए तो हमने बाकी पढ़ ली थी ना, लोसार्टन, ये वो ये सॉरी ये जो दूसरी तीन क्या कहते हैं एस इनहिबिटर्स, और ये सारी तो हमारे पास नॉर्मली कंट्रोल के लिए होती हैं। लेकिन जो हमने पढ़ी थी नाइट्रोक्लोसाइड, ठीक है, और ये जो फिनोल्डिपैम है, ये सारी जो यूज होती हैं, ये किसके लिए यूज होती हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के लिए। एंड पे जो एंड वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें से भी सबसे ज्यादा प्रेफर जो की जाती है वो फिनोल्डिपैम है। तो फिनोल्डिपैम को हम लोग इसमें टेक करेंगे। स्वेयर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जो एक ड्रग अगर पूछी गई है तो वो फिनोल्डिपैम है, ठीक है। नाइट्रोक्लोसाइड भी यूज होती है, इसके साथ डाइजॉक्साइड भी यूज होती है, लेकिन मेनली क्या है, फिनोल्डिपैम है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी शॉर्ट एक्टिंग एंड एक्ट्स रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आखिरी जो है वो हमारे पास उसका क्या ऑप्शन है कि हमारे पास जो शॉर्ट एक्टिंग भी है और रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड भी है वो नाइट्रोक्लोसाइड है, वो हमने ऊपर पढ़ा भी है, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन है। तो कुछ एमसीक्यू लाइन टू लाइन आए हैं, बाकी कुछ में जो है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, तो उससे जो होता है आपको क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद लिपिन कॉर्ड के एमसीक्यू कर लें। हाँ, लिपिन के कर लेते हैं। शो हो रहे होंगे। वो नहीं है पीडीएफ है चलो, है आंसर्स के साथ। या मैं शेयर कर देता हूँ। इससे भी विजिबल तो है वैसे, वेट, मैं 15 बस एक एमसीक्यूज इसमें। सेकंड पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ, फिर बस इसको एंड करते हैं। पीडीएफ भी है, मैं ये खोल दिया पीडीएफ। अच्छा, हाँ इसके एंड पे चले जाए बस। इस मतलब कोई 20-30 पेज के नीचे है। हाँ या ये थोड़ा बस सही है। डिटेल से एक्सप्लेन कर दो एमसीक्यू को। हाँ जी, मैं कर देता हूँ। तो अब क्या है कि हमारे पास 55 ईयर ओल्ड नॉन हिस्पैनिक ब्लैक मेल है, ठीक है, ब्लैक पेशेंट है, ठीक है, उसमें क्या है डायबिटीज भी, हाइपरलिपिडीमिया भी है। अच्छा, अब ना ये एसीसी और एएचए की गाइडलाइंस हैं प्रॉपर ना, कि ब्लैक पर्सन को कौन सा देना है, नॉन हिस्पैनिक को कौन सा देना है, एशियन को कौन सा देना है। ओल्ड, जिस तरह हमने ओल्ड का पढ़ा था ना, ओल्ड पर्सन क्या होते हैं, बैड होते हैं, ठीक है। और हमने फिर इसी तरह पढ़ा था कि अमेरिकन और अफ्रीकन क्या होता है, उनमें डीसी होता है, डीसी यूज करते हैं, यानी रेजिमेंट्स हमने पढ़े थे ना। इसी तरह ना इसकी डिफरेंट डिवीजन है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वो होता है कि हमारे पास एच गाइडलाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है कि अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर गोल कितना मेंटेन रखना चाहिए। तो वो हमारे पास जो है वो जिस तरह इसमें दिया हुआ है वो है 130 और 130/80 से लो रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो 130/80 इसका आंसर है, ठीक है। ये अगर पढ़नी है तो पढ़ लें, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट है वो इन्होंने बता दिया कि बस इसकी जो नॉन हिस्पैनिक ब्लैक मेल है उसकी जो है 130/80 से लो रखनी है हमने, ठीक है। नॉर्मली 120/80 होती है, लेकिन उनका सिस्टोलिक थोड़ा रेज होता है, ठीक है। अब नीचे वाले एमसीक्यू पे जाते हैं। नॉन हिस्पैनिक वाइट पेशेंट है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, हिज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आल्सो इंक्लूड हिस्पैनिक का डायबिटीज, मतलब क्या है हाइपरलिपिड। वैसे? हिस्पैनिक 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 एक समझे वो होती है, यानी रेस होती है, जिस तरह ब्लैक होते हैं, ठीक एशियन होते हैं, इस तरह ना एक रेस होती है हिस्पैनिक, लैटिनो, इस तरह करके ना डिफरेंट रेसेस ठीक होती हैं। तो अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि पास मेडिकल हिस्ट्री है विद डायबिटीज एंड हाइपरलिपिडेमिया। अगर आपको याद हो तो हमने जो एस इनहिबिटर्स वो पढ़े थे ना, जो जिनके एंड पे प्रेल प्रेल आता है, ठीक है, इनैलेप्रेल, कैप्टोप्रेल, उनके साथ हमने क्या पढ़ा था कि वो हमारे पास डायबिटीज के लिए भी अच्छे हैं और हाइपरलिपिडीमिया के लिए भी अच्छे हैं। तो हमने उसमें जो कैटजन में पढ़ा था तो उसमें ये पॉइंट पढ़ा था। तो इसमें हमारे पास फिर वही ऑप्शन बनता है कि एनालिप्रिल है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास एस इनहिबिटर है, और ये हमारे पास एडजुवेंट थेरेपी, यानी साथ ही डायबिटीज के जो पेशेंट है उसको भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब 45 ईयर ओल्ड मैन कंप्लेन्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हमने जो है वो भी पढ़ी है, ठीक है, एंड रिसेंटली स्टार्टेड विद ऑन 2 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स टू एलिवेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हिज करंट मेडिकेशन इंक्लूड लिसिनोप्रिल, वो ये एस इनहिबिटर है, क्लोरिथिलिडोन ये हमारे पास थायराइड डाययूरेटिक है, ब्रेपामिल जो है ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, रोसुल्वेस्टेटिन जो है ये हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया के लिए यूज होती है, और एस्पिरिन जो है वो हमारे पास जो है वो ब्लड थिनर है। तो विच ऑफ द मोस्ट लाइकली इज कंट्रीब्यूटिंग टू कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में कौन सा हमारे पास यूज हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेरेपेमिल। कैल्शियम चैनल जो है वो हमारे पास जो होते हैं ब्लॉकिंग से जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। बस ये याद रखना है कि कैल्शियम आयन है, तो आयन की एक्सचेंज की वजह से जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो कॉज हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से ये हो जाता है।
अच्छा, विच एंटीहाइपरटेंसिव मेडिकेशन कैन कॉज रेयर साइड इफेक्ट्स ऑफ एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एस इनहिबिटर जो है कॉज करते हैं। ठीक है, एस इनहिबिटर अब इसमें कौन सा है जिसके एंड पे प्रिल आता है, प्रिल किसके एंड पे आ रहा है, फॉस्फेनाप्रिल। तो ये सीन है, ये आपने साथ साथ याद रखना है कि किसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। एस इनहिबिटर का ड्राई कफ है एक, और इसी के साथ साथ एंजियोएडिमा भी है। तो और रीनल का भी थोड़ा सा है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो याद रखना है वो एंजियोएडिमा और हमारे पास साथ ड्राई कफ। A 52-year-old patient has uncontrolled hypertension. लिसिनोप्रिल उसको दी जा रही है. She has recently had a MI, यानी हार्ट का मसला भी चल रहा है उसको साथ ही. तो considering that compelling, तो हम उसमें कौन सा यूज करेंगे, हमारे पास बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे क्योंकि उसको हार्ट का भी मसला है। ठीक है, साथ ही तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास, अब हम एक दफा इसका वो पढ़ भी लेते हैं, जो पैराग्राफ है ना हमारे पास, वो हम एक दफा पढ़ भी लेते हैं। तो उसमें क्या है कि इंडिविजुअल पेशेंट केयर इज वारंटेड पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ कंपेलिंग इंडिकेशंस फॉर सर्टेन मेडिकेशन कंसिडरिंग अ रीसेंट एमआई। The best choice is beta blocker. It is not appropriate to combine ACE inhibitor or ARB. The other agents are not considered first line. यानी अगर हार्ट का कोई मसला आ गया ना, हार्ट का कोई मसला आ गया तो बस बीटा ब्लॉकर देना है साथ। ठीक है, यानी कंजर्वेंट थेरेपी। डायबिटीज का आएगा तो क्या देना है, एस। ठीक है, हार्ट का आएगा तो क्या देना है हमारे पास, बीटा ब्लॉकर। आपका जो हमारे पास ये होता है बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। Blood pressure of patient with essential hypertension is at goal on treatment with enalapril. Since initiation of enalapril, the serum creatinine has increased 25% with the baseline. What is the appropriate next step for enalapril therapy? ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास enalapril जो है ना वो हमारे पास यूज हो रही है पेशेंट में। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, खाली 25% इंक्रीज हो रहा है। तो 25% इंक्रीज होना कोई ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं, इसके लिए हमारे पास क्रिटिनिन टॉक्सिसिटी पता होनी चाहिए। 30% से ज्यादा होना तो फिर हमारे पास मसला होता है। ठीक है, 30% तक है तो फिर हमारे पास हम वो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे हम अगले ये आया भी था हमारे पास ब्लॉक वो मॉड्यूल्स में भी जो है ना ये एमसीक्यू आया था। अब हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली outlines a major difference in electrolyte disturbances associated with thiazide and loop diuretics. अब लूप और थायराइड डाययूरेटिक में हमने पढ़ चुके हैं क्या फर्क है हमारे पास। एक ही फर्क है कि हमारे पास वो थायराइड डाययूरेटिक जो है वो कैल्शियम को इंक्रीज करते हैं और लूप डाययूरेटिक जो है वो डिक्रीज करते हैं कैल्शियम को। ठीक है, तो ये इसमें फर्क है, ये इसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मतलब ये इन डिटेल अगर समझना है तो उसके लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट है पीछे ना, यानी कि ये किस तरह इंक्रीज करते हैं वो मतलब ना क्या होता है कि जो थायराइड यूरेटिक है ना वो क्या करते हैं कि नेगेटिविटी ज्यादा कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो लूप डाययूरेटिक है वो पॉजिटिविटी ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं, और कैल्शियम पॉजिटिव है तो वो रिपेल हो जाता है, तो डिक्रीज कर देते हैं कैल्शियम को, बस इस तरह याद कर लें। ठीक है, तो विच कैन प्रेसिपिटेट हाइपरटेंसिव क्राइसिस आफ्टर फॉलोइंग एब्रप्ट सीजेशन। तो हमने बताया था कि जो हमारे पास मेन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्लोनिडीन है, क्लोनिडीन का इतना मतलब क्लोनिडीन आपने कभी भी विड्रॉ नहीं करनी, और अगर कभी विड्रॉ किया तो दोबारा से इनिशिएट करें, या फिर फेंटोलामीन दे, हमने पढ़ा था इसके साथ ना, तो ये हमने याद रखना है। नीचे मूव करेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग अ डाईहाइड्रो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये तो अब बहुत ही बच्चों वाले एमसीक्यू आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जो डाईहाइड्रोपोलोडीन वाला वो कौन सा है जिसके एंड पे डिपीन डिपीन आता है, डिपीन वाला कौन सा, एक ही है लिखा हुआ है एमोलोडिपीन। ठीक है, तो 45-year-old was started on therapy for hypertension and develop a ड्राई कफ है। तो ड्राई कफ किस वजह से होती है, जो हमारे पास एस इनहिबिटर है, एस इनहिबिटर कौन सा जिसके एंड पे प्रेल आता है, तो लिसिनोप्रिल बस। बाकी कोई मेमोनिक्स है तो आप बता दें, एमसीक्यू तो सारे डिस्कस हो गए। निमोनिक्स निमोनिक्स तो ऐसा जब भी इतना नहीं है अभी, लेकिन ये है कि चलें अगला नेक्स्ट जो हम करेंगे ना तो उसका स्टार्ट जो है ना वो एक रिवीजन के साथ कर लेंगे, जो सेकंड चैप्टर का है ना, और उसमें जो है निमोनिक्स भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जी, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह 9 बजे स्टार्ट कर लेंगे ताकि इजीली कवर अप हो जाए। तो ये पिछले हमने चैप्टर की रिवीजन भी। अंडर 2 आवर हाँ जी, अंडर अभी 1 आवर एंड 50 मिनट्स हुए हैं टोटल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट से अब तक। अंडर टू कल आवर वाला लेक्चर हमने कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ठीक है, इंशाल्लाह कल 9 बजे फुल एग्जैक्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। मैं ग्रुप में बता देता हूँ। ठीक, ओके ओके ओके। चलो, अस्सलाम। ओके।